हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। ये सेशन तो द हिंदू का ही है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो सभी न्यूज पेपर में इंडिया में जो मॉक ड्रिल रखी गई थी उसके ऊपर काफी चर्चा है। और जैसे ही हम लोग सुबह सुबह सो के उठे अपने अपने टाइम पर, जिसका जो टाइम रहा, और हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और जितने भी आतंकी ठिकाने थे, केवल पीओके में नहीं, यानी पाकिस्तान की सरजमी पर भी जो आतंकी ठिकाने थे वहां पर आक्रमण किया और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। और एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह, जैसा कि भारत के विदेश सचिव की तरफ से आज कहा भी गया कि हमने जिम्मेदारी पूर्ण अभियान किया है, यानी हमने केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। यह एक जिम्मेदार राष्ट्र की पहचान है और अपनी उसी जिम्मेदारी पर आज भी भारत चल रहा है। तो यह विषय बड़ा ही गंभीर हो जाता है और इस विषय को आज मेरा लक्ष्य है कि आप सबको कुछ नए एंगल्स के साथ समझाऊं। कुछ नए एंगल्स का मतलब हुआ कि सबसे पहले हम एक कविता के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र कैसे है। आखिर हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस की जरूरत क्यों पड़ रही। एक बार पहले फिर से मुझे बताएं कि आवाज सब कुछ अच्छे से आ रही है, सब कुछ बढ़िया से है, ठीक है? क्योंकि बड़ा अच्छा सेशन है, मैं खुद ये कहने मतलब पहले ही कह दे रहा हूं, क्योंकि जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको बहुत रिच लगेगा और ऐसा लगेगा कि आज आप भारत पाकिस्तान के जितने भी विषय हैं उनको बहुत अच्छे से अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। गिरफ्त का मतलब है कि अब कभी भी फ्यूचर में कोई भी आपसे बात करेगा, चाहे जीएस पेपर 2 बात करे, चाहे जीएस पेपर 2 बात करे जो कि लगा भी हुआ है, तो चाहे जीएस पेपर 2 बात करे या जीएस पेपर 3 बात करे या पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल बात करे, तो अपनी चर्चा का अंदाज तो वही रहेगा। यानी क्योंकि हम यूपीएससी के मेंटर, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, जीएस पेपर 2 भारत और उसके पड़ोसी संबंध, यानी स्वाभाविक है पाकिस्तान के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप लग चुका है। और आपको अच्छे से पता है ये फुल स्टॉप आज की स्ट्राइक के बाद और पक्का हो चुका है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक और उसके बाद दूसरा, यानी यह आर्मी स्ट्राइक। अब इन दोनों के बाद हमारा एक पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे संबंध लगभग लगभग अब समाप्त हो चुके हैं। फुल स्टॉप शब्द मैंने इस्तेमाल किया है बच्चे, याद रखेंगे। फुल स्टॉप ये भी है और हिंदी वाला ये, यानी डंडी लग गई। तो ऐसे में हमारी आपकी चर्चा इस विषय पर एक गहरी होनी भी चाहिए थी और उसीलिए ये चर्चा मैं कर रहा हूं। ऐसे ही 2014 के पहले भी एक फुल स्टॉप ऐसी स्थिति थी और 2014 का पेपर आप देखोगे तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया, क्या भारत पाकिस्तान के संबंधों को कल्चरल डिप्लोमेसी के द्वारा हम मजबूत कर सकते हैं। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको यह जानना जरूरी है ए टू जेड। बट एज ए आम नागरिक आप अपने घर के छोटे भाई बहनों को यह लेक्चर जरूर दिखाएगा, क्योंकि इस स्लाइड के बाद जो भी मैं कराने जा रहा हूं, ये उन सब के लिए जानना बहुत जरूरी, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, यानी 9th में है, 10th में, 11th में है, 12th में है। ये लेक्चर अपने परिवार की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे सर्कुलेट करिए, वो तो ठीक है, वो होता है तो हो जाए। अदरवाइज मैं आप सब जितने भी बच्चे मेरी क्लास में हैं, जरूर अपने चचेरे भाई बहन, सगे भाई बहन, जरूर इसको आप दिखाइएगा। भले अपने परिवार, अपने सोसाइटी के लोगों को दिखाइएगा। आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि ये जो संबंधों का फुल स्टॉप लगा है, तो ये संबंधों का फुल स्टॉप क्यों लगा है, ये वो भी तो जाने, केवल यूपीएससी के एस्पिरेंट क्यों जाने। तो संबंधों का फुल स्टॉप इसलिए लगा क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक असफल राष्ट्र है। एक असफल राष्ट्र कैसे है, आप सबको कई बार सिखा चुका हूं, आज एक कविता के द्वारा। पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, वह मैं आप सबके समक्ष रखूंगा, जिसको आप अपने छोटे भाई बहनों को दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के बारे में एक कविता के द्वारा वो अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। प्लस दूसरी बात है, चाहे यूपीएससी की तैयारी हो ना हो,
हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि जब वो समझेंगे तभी दो बातें हमारे सामने आएंगी जिसे बोलते हैं ह्यूमन टेंट टेकिंट। यानी कोई भी देश तभी सुरक्षित है जब उस देश के नागरिक सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाएं। आखिर मॉक ड्रिल क्यों आयोजित किया जा रहा है? इसीलिए ना कि नागरिक युद्ध जैसी स्थिति में किस प्रकार से अपनी सहायता और अपने आसपास जो भी जोखिम में है, रिस्क में, उनकी सहायता करें। यही तो मॉक ड्रिल का लक्ष्य है। तो मॉक ड्रिल का डायरेक्ट आयोजन करना 1971 के वॉर के पहले हुआ था और उसके बाद अब हो रहा है। क्या बीच की हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आने वाले मतलब 1971 के पहले यानी 1970 से लेकर के 2025 तक, क्या बीच में हमें इन 50 वर्षों में कोई मॉक ड्रिल कराना चाहिए था कि नहीं? तो समझिए, मैं वही मॉक ड्रिल आपके घर, परिवार, समाज को दे रहा हूं एक नए अंदाज में। और वो अंदाज है कि एक देश तभी सुरक्षित है जब उस देश के नागरिक इंटरनल सिक्योरिटी के महत्व को समझें, केवल यूपीएससी के एस्पिरेंट ना समझे। क्योंकि अगर आप डीएम बन भी गए, आप बन भी गए अपने जिले में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पूरे जिले के हर एक चौराहे पर, बाजार में, गांव में, हर कस्बे में, आप हर गांव में आप पहुंच पाएंगे? आप कहेंगे नहीं, हम सर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर कौन पहुंचेगा? ये कौन पहुंचेगा, यही है ह्यूमन एंड टेकेंट इंटेलिजेंस, यानी मानव आसूचना और तकनीकी आसूचना। यानी आपको भारत के प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार से बनाना है और भारत के प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार से बनना है कि वह कोई भी अप्रिय घटना घटे, चाहे कश्मीर के पहलगाम में कुछ हरकत होने वाली रही हो, मान लो किसी नागरिक को पता रहा हो, लेकिन वो किसको बताए, बताने के बाद उसकी सुरक्षा या उसकी प्राइवेसी क्या गुप्त रखी जाएगी, खुल जाएगी, तो उसको मार दिया जाएगा, उसके परिवार को मार दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो गया तो सरकार हमें क्या सुरक्षा देगी? क्या इस प्रकार की चीज हमने एक एजुकेशन कैरिकुलम में दी है लोगों को? नहीं दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने कहा यह लेक्चर जरूर आप सबको दिखाएगा कि एक नागरिक को किस प्रकार से भारत के लिए मानव आसूचना का काम करना है। यानी हम स्वयं सीबीआई हैं, हम स्वयं रॉ हैं, हम स्वयं ईडी हैं। अब ये मत कहे कि सर ईडी के पास जांच की शक्ति हमारे पास नहीं। यानी नागरिक स्वयं अपने आप में संस्था है। आज इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लिखा हुआ है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। यानी नॉन स्टेट एक्टर्स, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इसी प्रकार के अन्य ना जाने कितने संगठन, और पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान अब इस हमले के बाद, क्या आपको लगता है कि अजहर मसूद की फैमिली के मेंबर इतने मारे गए, क्या वो आगे एक्ट नहीं करेंगे? हम उन्हें रोकेंगे, ये हमारी ताकत है, लेकिन क्या वो आगे ऐसा एक्ट नहीं करेंगे? आप मुझे बताएं, कमेंट करें सब बच्चे। करेगा कि नहीं करेगा? वो रिटेलिएट करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे इसकी। ऐसे में हमारी रक्षा क्या आर्मी, क्या हमारी आर्म्ड फोर्सेस या हमारे पुलिस फोर्सेस यही करें? ये तो कर रही है। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें? कि आपके आसपास कुछ घट रहा तो उसके बारे में हम देश को सूचना दें, अपनी सोसाइटी में सूचनाओं का आदान प्रदान करें। तो अब हमारे देश के हर एक नागरिक को यह समझना होगा कि एक असफल राष्ट्र आपके सर के बगल में बैठा हुआ है। यहां पर सर पर नहीं बैठा है, असफल राष्ट्र यहां आपके सर के जस्ट बगल में पश्चिम में बैठा हुआ है। ध्यान से समझिएगा कि आप अपने घर में हैं और एक बहुत ही बुरा आदमी आपके पश्चिम की ओर बैठा हुआ है। एक ऐसा सड़ा हुआ ट्यूमर पश्चिम की तरफ बैठा हुआ जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसका नुकसान हो चुका, वो असफल राष्ट्र है। तो ऐसे में हर एक नागरिक को अपने आप को सतर्क करना होगा। ट्रेन में चले, बस में चले, कार में चले, जहां पर कूड़ेदान होते हैं, जहां पर कूड़ा फेंका जाता है, कहीं पर भी वो रहे, जरूर एक बार निगाह डाले। अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु है तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दे। हो सकता है कि वह चीज कुछ और निकल जाए, कोई भी विस्फोटक सामग्री अब ऐसा ना निकले, तो भी आपको कोशिश करनी है। इस समय अति सतर्कता की आवश्यकता है, सतर्कता की आवश्यकता
नहीं है। इसलिए आज का लेक्चर बड़ा गंभीर है। असफल राष्ट्र, आप अपने आसपास देखिए, अगर कुछ कमजोर लोग हैं आपको हमेशा खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कमजोर हैं, आपको मजबूत होता वो देख नहीं सकते। भारत विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है, तो क्या कोई चाहेगा एशिया में जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्या वो चाहेगी कि इंडिया बहुत बड़ी शक्ति बने? नहीं। घर परिवार, नेता, सांसद, विधायक, उनके अपोजिशन, जिसको भी आप देखिए हर जगह यही चल रहा है। तो ये दोनों, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एक्सटर्नल स्टेट यानी वाह्य राज्य, जो लोग नहीं जानते, वाह्य राज्य यानी कोई भी हमारे आसपास का देश जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे एक्सटर्नल स्टेट कहते हैं, यानी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है और भारत ने आज उस असफल राष्ट्र पर जबरदस्त प्रहार किया है और यह प्रहार अब लंबा चलेगा। तो ऐसे में अब वहां पर यानी जो कट्टरपंथ है, जो आईएसआई है, जो आतंकवादी है, अब वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को और चैलेंज करेंगे, चूंकि स्लीपर सेल्स तो एक्टिव है ही, भूमि उपरी कार्यकर्ता, ओजीडब्ल्यूज, ओवरग्राउंड वर्कर्स तो है ही है। तो ऐसे में आप सबको सतर्क रहना है, इसलिए टॉपिक को पढ़ना है और उस कविता को बड़े ध्यान से सुनना है। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी, सीमावर्ती क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ अब और चैलेंजेस हैं कुछ समय तक। तो ऐसे में यह उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो अगर कुछ बच्चे देख रहे हैं, तो यह कविता जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं बड़ी ताकत देगा और बड़ा अच्छा लगेगा कि आपको हमेशा सतर्क रहना, घबराना नहीं है। एक असफल आदमी सर पे है, लेकिन उस असफलता का तोड़ एक सफल राष्ट्र भारत कैसे निकालेगा वो आपके सामने, और कैसे हम निकाल रहे हैं और कैसे हम समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व हमारी तरफ देख रहा है और जिस तरीके से हमने प्रिसीजन, मैं पढ़ाता था प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन कृषि, सटीक खेती, सटीक पढ़ाई, ऐसा शब्द मैं अक्सर यूज करता हूं, प्रिसीजन फार्मिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से महाराष्ट्र का केस स्टडी पढ़ाया था, बारामती कहां का याद करिए, और वहां प्रिसीजन फार्मिंग हुई थी। वैसे ही भारत ने प्रिसीजन अटैक किए हैं, यानी केवल उन्हीं क्षेत्रों को टारगेट किया है मेरे प्यारे बच्चों जहां पर आतंकियों को पनाह मिलती है, जहां उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क, ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, विमानपत्तन। तो भारत ने इंफ्रा पर अटैक किया है, पॉइंट को लिख लीजिएगा। यानी इंफ्रा को तोड़ने का मतलब है कि बैकबोन को तोड़ देना। एक जिम्मेदार राष्ट्र ऐसा ही करता है, जो हमारे प्यारे मुल्क ने किया है। तो हम लोग ठीक है, मजबूत हैं। तो असफल कोई कितना भी है, हमें डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हें सबक हम सिखाएंगे। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, और जीएस1 हिस्ट्री आप कहेंगे सर आपने ये क्यों लगा दिया? तो जीएस1 हिस्ट्री मेरे प्यारे बच्चों इसलिए लगा दिया कि जिनका यूपीएससी नहीं भी, वो भी तो ये सीखें कि यार ये पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ, आखिर ये असफल कैसे हो गया। भाई असफल तो वो अपनी जवानी पे हो रहा है ना। पाकिस्तान कब जवान हुआ? 14 अगस्त को 1947 को, जब वो भारत से अलग हुआ तो जवान हुआ। तो जवान होते होते वो असफल होता जा रहा है नीचे की तरफ। लेकिन इस जवानी का कुछ तो जन्म की जो पूरी परिस्थितियां हैं वो रही होंगी ना। गर्भ में कब आया पाकिस्तान नामक एक देश? गर्भ में कब आया? 9 महीने तक कैसे उस गर्भ में बढ़ता रहा, फिर कैसे बाहर आया, इतिहास की घटनाओं से जोड़ूंगा। गर्भ 1857 के विद्रोह से कनेक्ट करूंगा, अंग्रेजों की नीतियों से कनेक्ट करूंगा। गर्भ में वृद्धि सर सैयद अहमद खान के कुछ वक्तव्य और उनकी कुछ नीतियों से कनेक्ट करूंगा, जो पहले कहा करते थे हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं, एक शरीर है हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम दो आंखें, एक भी कमजोर तो शरीर कमजोर। फिर मैं कुछ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, तो वहां पर भी कुछ बातें जिक्र करूंगा कि कैसे गर्भ में पल रहे शिशु को वृद्धि करनी थी, तो कुछ बेस वहां से मिले। हालांकि वो नेगेटिव लोगों ने लिए, लेकिन लिए तो कभी होता ना कि आप अच्छा करते हैं लेकिन कुछ लोग उसमें से भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। फिर हम बताएंगे ये गर्भ में जो बच्चा है अब ये धीरे 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 6 महीने 7 महीने का हो रहा है, और कैसे कर्जन की नीतियों के कारण अभी 8वें महीने में पहुंच गया है। कर्जन की नीतियां 8वें महीने में लेके चली गई हैं। बंगाल का विभाजन, हिंदू मुस्लिम एकता को ब्रेक करना, और 1906 में मुस्लिम लीग के साथ ही क्या क्या करता हुआ
रोता हुआ एक बच्चा पैदा हो जाता है, जो तब भी रो रहा था। स्वाभाविक रूप से बच्चा पैदा होता है, रोता है तो उसे शुभ माना जाता है। आज भी वो रो रहा है, बट आज वो अशुभ के कारणों से रो रहा है। तो 9वां महीना कौन है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और पाकिस्तान नामक एक ऐसे बच्चे का जन्म जिसकी नींव द्विराष्ट्र सिद्धांत पर थी। मेरे प्यारे बच्चों, यानी जिसके 2 खोपड़े थे। तो स्वाभाविक है ऐसे बच्चे बहुत कम सरवाइव कर पाते हैं। बच्चों की, किसी भी बच्चों के 2 सिर हो, उनकी संवेदनाओं को आहत करने का मेरा कोई आधार नहीं, केवल समझाने के लिए तर्क दे रहा हूं बस। और फिर या कैसे गर्भ से बाहर आया मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ। अब कैसे इसे गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को क्या मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? गर्भ से बाहर आया तो बच्चे को मिलना चाहिए, बच्चा रोता है सबसे पहले दूध। अंग्रेज खड़े थे दूध देने के लिए, अंग्रेजों ने दूध नहीं दिया, बचपन से ही दूध के साथ अंडे भी दिए, चिकन भी खिला दिया बचपन से ही, दूध भी दिया, अंडे भी दिया, चिकन भी दे दिया, पूरा नॉनवेज बना दिया 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन दे करके इस पाकिस्तान को एक हवा और दे दी। और फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब भाई एक लड़का बड़ा हो रहा है, अब बड़ा हो रहा है तो चिकन मटन खा रहा है, तो थोड़ी ताकत भी उसकी पूरा एकदम फैल रहा है हल की तरह। तो उसी समय हमारे देश में समझा गया कि यार इनको साथ लेकर के चलते हैं। भूल गए कि जन्म कैसे हुआ है, दूध कौन पिला रहा है। पन्ना धाय नहीं पिला रही हैं, दूध पिला रहा है एक विष धारी, आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। उस समय के लिए तो यह सत्य था, आज हमारे संबंध अलग हैं, वो एक अलग बात है। और फिर लखनऊ पैक्ट, यह एक भूल थी। ये इतिहास की किताबों में भी स्वीकार किया जाता है कि तात्कालिक रूप से तो यह सही लगा कि हिंदू मुस्लिम एकता, लेकिन मिस्टेक हो गई, क्योंकि ऐसा मान करके एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर, ऑटोमन तुर्क के मुद्दे पर हमने कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को मुस्लिमों का मसीहा बना दिया। यानी कुछ इधर से भी मिस्टेक हो गई। खिलाफत असहयोग साथ चला तो लगा कि भाई एकता है, लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, सब कुछ खत्म। और फिर वहां से जिन्ना साहब का उदय और कम्युनलिज्म की सांप्रदायिकता की एक नई हवा अब इधर भी था, तो इधर भी प्रक्रिया स्टार्ट हुई। हिंदू महासभा और अन्य संगठन, आप याद रखेगा, आप कितना भी भला बुरा कह सकते हैं लिबरल होने के नाम पे हिंदू महासभा या अन्य संगठनों को जो अपने अपने धर्म को लेकर के उदित हुए थे, आप मुझे बताइए वो क्यों उदित हुए थे? बड़ा आसान होता है कह देना हिंदू महासभा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, आपके विचारों का सम्मान है, लेकिन आप ये सोचिए वो अपने आप पैदा हो गए क्या? 1885 में पैदा हो गए क्या? मुस्लिम लीग पैदा होगा जो मुस्लिमों के हितों की बात करेगा, तो क्या कोई हिंदू संगठन नहीं पैदा होगा? यहां पर कोई भी बच्चा जो मेरा इस्लाम धर्म से, कभी भी इसको आप इलॉजिकल मत लीजिएगा, मैं केवल समझाने के लिए आपको बात कह रहा हूं। अब कौन कितना कट्टर बोल देता वो एक अलग कहानी, उसी के कारण हमारी नींव में विभाजन आज भी बसी हुई। न्यू यानी 15 अगस्त को हम भी आजाद हुए, 14 को पाकिस्तान, तो न्यू तो विभाजन की है ना, सांप्रदायिकता की है ना। और न्यू के ऊपर जो पहली ईंटें रखी गई वो लाखों लाख मिलियन लोगों की हत्या की रखी गई भाई आजादी के बाद। गदर फिल्म आपने देखी होगी। बस मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। अगर लॉजिकल होंगे तो हर एक बच्चा मुझे लॉजिकल सिस्टम की तरह देखेगा, अदरवाइज यानी कभी भी अगर हिंदू महासभा पे अटैक करें तो आप ये देखिए कि वो बना क्यों 1915 में बना, आखिर आरएसएस का गठन क्यों हो रहा है 1927 के आसपास जाकर के, चूंकि 1905-6 में मुस्लिम लीग सामने आ चुकी थी। जो अब आप उसके लिए रीजन कुछ भी दे सकते हैं, यहां के लोग भी जिम्मेदार, पहले तो हम सब एक ही थे ना, तो तर्क पर आप बात कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 1927 में संघ क्यों तेजी के साथ आगे आ रहा, उसके आरएसएस, क्योंकि 1905-6 में मुस्लिम लीग नामक मुस्लिम प्रतिनिधि संगठन बन चुका था, जिसको अंग्रेज हवा दे रहे थे। चूंकि अंग्रेजों का लक्ष्य भारत पर शासन करना था, मुस्लिमों को मजबूत करना नहीं। आपको पता है बच्चे, 1871 में पहली जनगणना अंग्रेजों ने क्यों कराई मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए कराई क्योंकि
वो इस देश को जाति और धर्म के आधार पर बांट सके। आप कहेंगे सर इसका मतलब वर्तमान सरकार भी कराने जा रही है तो वो भी जाति धर्म पर बांटेगी। जी नहीं, आज हम संविधान से शासित होते हैं। आज हमारे पास हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती। पॉइंट को पकड़िएगा आप, और सब बच्चे कमेंट करते चलेंगे। अगर कोई भी तर्क मेरा सही ना लगे, मैं हर एक बच्चे से कहूंगा यही लिखना तुम, क्योंकि फिर उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, जिससे आपको यह लगे कि सर मेरे शुरू से लॉजिकल है, आज भी लॉजिकल है। मैं यूपीएससी का ही मेंटोर हूं, ना मुझे मोटिवेशनल गुरु बनना है और ना ही मुझे ज्ञानी बनना है। मुझे अपने बच्चों को सिलेक्शन दिलाना, हिंदी माध्यम का रिजल्ट खत्म है, लगातार अभियान कर रहा हूं कि बस उसको किस तरीके से मैं ऊपर ले जा पाऊं, और ये मैं ले जाऊंगा। ठीक है, असफलता मिलती जा रही, लेकिन मैं करूंगा। ठीक है, तर्क करते रहेगा। अब आप सोचो मेरे प्यारे बच्चों, तो मजा आया? अब समझ में आया? GS1 हिस्ट्री खूब अच्छी लंबी लेक्चर लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, खूब सीखिए। आज इतिहास, अब सोचो अगर इतिहास पे इस टाइप का लेक्चर अगर मैं अब शुरू करने जा रहा हूं ना, थोड़ा मैं 25 वालों के लिए प्रीलिम्स का कंटेंट बनाने में बहुत बिजी था, और आप सब इस बात से एग्री भी करेंगे। 100 चैप्टर का कंटेंट बना है, हर एक PDF में 200 के आसपास नोट्स हैं, मतलब पेजेस हैं। 200 पेज का कंटेंट आप बनाइए, कितना टाइम लगता होगा, और मैंने ऐसे 100 चैप्टर बनाए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस एक बार 25 पर काम कर लिया हूं, दिल प्रसन्न है। अब आगे रिजल्ट क्या होगा वो मेरी किस्मत। अब 26 में देखिए ओपन लेक्चर कैसे होते हैं, और आपको मजा आएगा। तो अब आप समझे कि बच्चा गर्भ में कैसे आया और कैसे बड़ा हुआ, सारी कहानी समझ में आएगी नहीं। एक बार मुझे बताएं, पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ? आगे सब लिखा हुआ है, लेकिन ये समझ में आ गया कि नहीं जन्म कैसे हुआ। क्या आप कभी भूलेंगे इसको? क्या आप कभी इसको आप भूलेंगे कि जन्म कैसे हुआ पाकिस्तान का? सब बच्चे बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने हिस्ट्री भी लगा दिया है कि आज हम पाकिस्तान की पूरी कहानी पढ़ लेंगे, और जब हिस्ट्री से हम IR को कनेक्ट करेंगे, सॉरी, कि भैया भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध विशेषकर पाकिस्तान के साथ कमजोर रहे आजादी के बाद से, और आज भी कमजोर हैं, आगे भी कमजोर रहेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ है और उसके जो जन्मदाता रहे हैं, उनकी जो सोच रही है, उस सोच के कारण यह इतिहास सिखाता है कि पाकिस्तान के संबंध हमारे बेहतर होने वाले नहीं हैं। और जब भी हमने बेहतर करने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर पाकिस्तान ने हमें नकारात्मक उत्तर ही दिया। चाहे अटल जी के कार्यकाल में जो भी कोशिशें हुई, बस यात्रा एंड सो ऑन, और उसके बाद आप देख सकते हैं कारगिल एंड सो ऑन, ढेर सारी समस्याएं। तो इसलिए मैंने कहा इतिहास को आप जोड़ेंगे IR से, इतिहास को आप जोड़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी से, कि एक्सटर्नल स्टेट यानी पाकिस्तान क्यों भारत का दुश्मन बना। क्योंकि वो 1906 से जब से उसका जन्म हुआ है, वो तब से भारत का दुश्मन है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। मेरे जो देश के प्यारे इस्लाम बंधु हैं, आप चिंतन कीजिए, एक इस्लामिक देश है और भारत एक सेकुलर स्टेट है। हाँ, समाज में ढेर सारे बर्तन, उसमें उठापटक होती रहती है, और जब परिवार में होती यार, वो तो समाज में दो धर्म है, कहीं कहीं कुछ कुछ इश्यू, कहीं कहीं की बात मैं कर रहा हूं मेरे दोस्त, कहीं कहीं कुछ इश्यू हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भारत से खूबसूरत देश दुनिया में कोई नहीं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब यार ऐसे मोहब्बत से हैं। और ये केवल मैं भाषण आदर्श डालने के लिए नहीं कर रहा हूं, दिस इज द ट्रुथ। भारत से अच्छा देश, जब मैं भारत कहूं तो मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी बंधु हैं, सबका देश। हाँ, किसी की संख्या ज्यादा, किसी कम हुए का अलग बात है। और अगर संख्या कम है तो संविधान के संरक्षकों ने क्या यार, क्या मोहब्बत वाले हमारे देश के। पाकिस्तान का तो कोई संविधान ही नहीं दोस्त। हमारे संविधान मन करता है कि बाबा साहब रोज एक बार आए, चरण चुंबन किया जाए, उनकी टीम के जो 7 मेंबर थे उनका भी चरण चुंबन किया जाए। रीजन था क्या? संविधान देके गए कि जिनकी संख्या कम है, आर्टिकल 29, 30 क्या क्या उनको नहीं प्रदान कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, आप विचार कीजिए।
हर एक धर्म आर्टिकल 25 से 28 में आनंद की अनुभूति कर रहा है। अब आप विचार कर सकते हैं, हमसे अच्छा तो कोई देश हो ही नहीं सकता। तो बस यहां पर केवल पाकिस्तान को लीजिएगा, तो इस्लामिक स्टेट है दोस्त। इस्लामिक स्टेट होना बुरी बात नहीं, इस्लाम के अनुसार शासन का संचालन करना भी बुरी बात नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब से बड़ा मानववादी कौन है? लेकिन अगर उस भूमि का जो पैगंबर साहब की उसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए होने लग जाए, आखिर उन महिलाओं का क्या कसूर है? पुरुषों के नाम पूछे गए और गोली मार दी गई, क्या धर्म है? पैंट उतारो एंड सो ऑन। इसको मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, मिर्च मसाला नहीं लगा रहा हूं मीडिया चैनल्स की तरह, लेकिन आप तार्किक रूप से सोचिए कि अगर इस प्रकार की हरकत एक देश में हो रही है, अगर वह देश इस प्रकार के एयर स्ट्राइक इन आतंकियों के घरों के ऊपर नहीं करेगा, तो क्या हमारी माताएं बहनें या पुरुष क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए? क्या हमारा स्वाभिमान कमजोर नहीं पड़ जाएगा? हमारा आत्मबल कमजोर नहीं पड़ जाएगा? क्या हमारे लोग मारे जाए और भारत केवल पंचशील और शांति की बात करे, अहिंसा की बात करे, तब भारत अच्छा है? इन सब विषयों पर विचार कीजिएगा। तो मैं फिर से कहूं, इस्लामिक स्टेट होना बुरी बात नहीं, लेकिन इस्लामिक स्टेट होने के बाद क्या पश्चिम एशिया के देश इस्लामिक स्टेट नहीं है? आज क्या मोहब्बत वाला संबंध है यूएई के साथ, भारत के साथ? क्यों? क्योंकि यूएई एक असफल राष्ट्र नहीं है, एक सक्सेसफुल राष्ट्र है। भारत एक सक्सेसफुल राष्ट्र है। वहां मंदिर बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? इसलिए नहीं कि अब हिंदू पुनरोदय का समय है, नहीं, इसलिए बन रहे हैं क्योंकि धर्म एक सांस्कृतिक माध्यम है, कल्चरल मीडियम है डिप्लोमेसी के, जिसके द्वारा दो देशों के संबंध मजबूत होते हैं। आज वेस्ट एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ मोहब्बत के संबंध में नहीं? क्या वो इस्लामिक देश नहीं है? केवल और केवल ये पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान को लेकर के सहानुभूति होना कि वह केवल इस्लामिक स्टेट है, इसलिए यह अतार्किक होगा। पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है। अगर हम यह मानेंगे तो भारत के हर एक एक्शन को पाकिस्तान के संदर्भ में आप उचित मानेंगे, और उसका जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ, जिस परिस्थितियों में वो जवान हुआ, और 1948 से लेकर के कश्मीर में जो वो हलचल हमारे लिए कर रहा है, जिस तरीके से उसने अक्साई चीन को, चाइना को बेचा, इसका मतलब वो केवल और केवल भारत को अस्थिर करना चाहता है। और एक असफल राष्ट्र आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बिल्कुल पिछड़ी स्थिति में है। आज हम परचेजिंग पावर पैरिटी में कहां है और पाकिस्तान कहां है? कंपेयर कीजिए। आज हमारी जीडीपी का साइज क्या है और पाकिस्तान की जीडीपी का साइज क्या है? कंपेयर कीजिए। एम्प्लॉयमेंट में आज हम कहां है? पाकिस्तान को कंपेयर कीजिए। पर कैपिटा इनकम में आज हम कहां है? पाकिस्तान को कंपेयर कीजिए। केवल दो राज्य, पंजाब और कुछ हद तक सिंध छोड़ दीजिए तो पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। विचार कीजिए, आज इनोवेशन में हिंदुस्तान, चाहे हमारे एनआरआई बंधु, चाहे इंडियन डायस्पोरा, चाहे हम, आज हम संपूर्ण विश्व में ग्लोबल लीडर की तरह काम करें। सत्या नडेला, सुंदर पिचई, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ठीक है वो विदेशों में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी समस्त जो शारीरिक संरचना होती है और मानसिक संरचना होती है, उसका निर्माण हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, कहां हुआ है? हिंदुस्तान की धरती पर हुआ। आप विचार कीजिए। तो हम तो ऐसे ऐसे लीडर दे रहे हैं पूरे विश्व को, और ये अजहर मसूद और इस प्रकार के ढेर सारे आतंकी लीडर दे रहे हैं संपूर्ण विश्व को। तो आप इनको असफल राष्ट्र नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम क्या दे रहे हैं? कभी सोचिए, संपूर्ण विश्व को हिंदुस्तान क्या दे रहा है? अच्छे सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट दे रहा है। संपूर्ण विश्व को हम ग्लोबल लीडर्स दे रहे हैं। हमारे लोग विदेशों में जाकर के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिकी देश हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो। हमारा धर्म अमेरिका के लोगों को पसंद आता है, हमारी चीजें उनको पसंद आती। हम चाइना के साथ भी बेहतर संबंध बनाए रख रहे हैं। हम दुनिया को क्या दे रहे हैं? मनोज कुमार जी के भी हाल ही में मृत्यु हुई, इसी बहाने उनको भी मेरी श्रद्धांजलि हो जाएगी। उनके एक गाने में है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। यानी हमने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया, तो हम देने वाले हैं, और वह एक असफल राष्ट्र है, इसलिए हमारा उसका संबंध विच्छेद हो जाए एक लंबे समय तक, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही अभी फिलहाल की स्थिति में सही है। अब आतंकी भूमि पाकिस्तान के जन्म की एक कहानी मैंने बताई। आई होप आप पूरी पृष्ठभूमि समझ गए हैं कि हम लोग की बातचीत का रेफरेंस क्या है।
अब यहां से अगर हम एक कविता पाठ आपके सामने करें, असफल राष्ट्र पाकिस्तान, तो जो बातें मैंने कही हैं ये बातें और तार्किक रूप से आप कनेक्ट कर पाए। एक व्यंग भी है, एक चेतावनी भी है और एक जवाब भी है। तीनों शब्दों पर आप गौर कीजिएगा। यानी कविता का टाइटल असफल राष्ट्र, एक व्यंग, एक चेतावनी और एक जवाब। यानी व्यंग है पाकिस्तान पे क्योंकि वो असफल राष्ट्र है, एक चेतावनी है हम सबको और एक जवाब है पाकिस्तान। चेतावनी है ना कि असफल राष्ट्र, असफल आदमी के बगल में रहेंगे तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा ना कि यार सुनील अभिव्यक्ति कहता है आईक्यूआईपी 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 करके कितने लोगों को सिलेक्ट करा पाया? 10, 5, 15 बस। सॉरी तो वो क्या करेगा? आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो आपको सोचने ही नहीं देगा कि और कहीं तो पर्सनल मेंटरशिप में 10-15 भी रिजल्ट नहीं। ये ध्यान रखिएगा। असफल राष्ट्र पाकिस्तान धार पे खड़ा था, इतिहास ने चेताया। एक एक पंक्ति का मर्म समझिएगा तभी समझ में आएगा। असफल राष्ट्र पाकिस्तान धार पे खड़ा था, इतिहास ने चेताया, बंटवारे की आग में भाईचारा जलाया। आजादी के बाद जिस तरीके से हत्या हुई, धार पे खड़ा था, इतिहास ने चेताया, बंटवारे की आग में भाईचारा जलाया। धर्म के नाम पर रेखा खींची गई, एक राष्ट्र की नींव नफरत से सींची गई, एक राष्ट्र की नींव नफरत से सींची गई। नफरत पर बना हुआ राष्ट्र है। जो बोया था जहर, जो बोया था जहर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद, जो बोया था जहर वो अब फल बन गया। सपनों का सरहद खुद दलदल बन गया। यानी जो सोचता था कि हम एक नई सरहद पाकिस्तान नामक बनाएंगे, इकबाल की कविताओं में, लाहौर घोषणा पत्र में, मोहम्मद जिन्ना के विजन में, जो बोया था जहर वो फल बन गया। सपनों का सरहद खुद दलदल बन गया। न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार है, कर्जों में डूबा बस हथियारों का इख्तियार है। कर्जों में डूबा बस हथियारों का इख्तियार है। भारत में लोकतंत्र, अब हम आते हैं लोकतंत्र नामक संस्था पर। भारत में लोकतंत्र चलता है 3 पहियों पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की सदी डगर। पर वहां लोकतंत्र नहीं तमाशा, तमाशा चलता है 3 ठोकरों पर, फौजी बूट, मुल्लाओं की तकरीर और आतंक की तस्वीर। जरा फिर से सुनिएगा। भारत में लोकतंत्र चलता है 3 पहियों पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की सदी डगर। पर वहां लोकतंत्र नहीं तमाशा चलता है 3 ठोकरों पर, फौजी बूट, मुल्लाओं की तकरीर और आतंक की तस्वीर। और हां, भूलिएगा नहीं, और हां, ऊपर बैठी है सेना, ना संविधान पढ़ती है, ना जनता की वेदना। कि जनता को क्या तकलीफ होगी, सेना से क्या मतलब। और हां, ऊपर बैठी है सेना, ना संविधान पढ़ती है, ना जनता की वेदना। फौजी बूटों की ठक ठक में दब जाती है जनता की हर थक थक, हर थक थक, हर थक थक। वो संसद नहीं, वो संसद नहीं, हुक का अड्डा है, जहां बिल पास नहीं फरमान जारी होते हैं। बिल पास हो तो एक प्रोसेस हो, लेकिन वहां तो फरमान जारी होते हैं। वो संसद नहीं, पाकिस्तान की संसद की बात हो रही। हुक, या हम हुक मतलब लटका दिया जाता है, हुक का अड्डा है, यानी आदेश को लटका देने का अड्डा है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं हुक्म का अड्डा है। तो हुक या हुक्म आप कुछ भी यूज करिएगा, आपकी स्वतंत्रता है। क्योंकि कोई भी कविता लिखता है तो वो चाहता भाई पाठक पर उसका अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है, वो जैसे चाहे उसको ले सकता है। वो संसद नहीं, हुक का अड्डा है, जहां बिल पास नहीं फरमान जारी होते हैं। कोई बोल उठे जिंदाबाद इंसाफ, तो समझो अगले पड़ाव उसका हो गया लापता विभाग। तो समझो अगले पड़ाव उसका हो गया लापता विभाग। यानी अगर किसी ने इंसाफ की बात उस संसद में कर दी, तो अगर वो मंत्री, उसका मंत्रालय बदल दिया जाएगा। अब आते हैं हम पहलगाम, कश्मीर। कश्मीर के बहाने जो आग लगाई, वो लपटें अब कराची तक छाई। कश्मीर के बहाने जो आग लगाई, वो लपटें अब कराची तक छाई। जिस इस्लाम के नाम पर घर बसाया, उसी की तर्जुमानी में घर ही गिराया। प्रेमचंद के पंच परमेश्वर मर गए वहां। पंच परमेश्वर यानी न्याय, तो वहां न्याय है ही नहीं। प्रेमचंद के, अब क्योंकि मैं साहित्य का अध्यापक हूं, हिंदी साहित्य का, तो स्वाभाविक साहित्य आएगा। प्रेमचंद के पंच परमेश्वर मर गए वहां, हरिशंकर परसाई वहां हंस हंस के रो रहे हैं। मुंशी जी के गधों को भी शर्म आ जाए। गधे मतलब जो बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, कुछ भी उनसे करा लो, वो भी वहां काम के नहीं, वो भी बेचारे बेकार हैं।
तो प्रेमचंद के पंच परमेश्वर यानी न्याय मर गए वहां, हरिशंकर परसाई वहां हंस हंस के रो रहे हैं। मुंशी जी के गधों को भी शर्म आ जाए जो वहां की राष्ट्रनीति के घोड़े देखे जाएं। यानी जो राष्ट्रनीति के घोड़े, यानी वहां का घोड़ा भी मुंशी प्रेमचंद जी के गधे से बेकार है। यानी वहां का घोड़ा बेकार है। मुंशी प्रेमचंद जी जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर अपने साहित्य में लिखते ना, ये इसका स्वभाव गधे जैसा है, तो उस गधे से भी बदतर वहां का घोड़ा। हम यहां ईवीएम पर शोर मचाते हैं, वो वहां बम फोड़ कर वोट गिनवाते हैं। हम यहां ईवीएम पर शोर मचाते हैं, वो वहां बम फोड़ कर वोट गिनवाते हैं। जनता वहां प्याज पर रोती है और हुक्मरान बमों की माला पे सोती है, और हुक्मरान बमों की माला पे सोती है। कभी एक माला की गुड़िया निकाला तो कहीं अफगानिस्तान में छोड़ दिया, एक कहीं और छोड़ दिया, तो ये उनका काम। संप्रभुता का भ्रम, बड़ी अच्छी बात यहां पर मैं लिख रहा हूं, इसको समझिएगा। जैसे भारत किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करता है, आप अच्छे से आपको पता है। यानी अगर आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें प्रस्तावना में क्या लिखा हो, भारत एक संप्रभु देश है। यानी पहली ही लाइन लिखी हुई है कि भारत एक संप्रभु यानी सॉवरेन कंट्री। तो जो सॉवरेन कंट्री होता है, ये उसका बेसिक वैल्यू होता है, मूल्य होता है कि वो दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करता है। ऐसा हमने हमेशा किया। तो हम पाकिस्तान की संप्रभुता पर कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि भारत के, अभी आगे सब डिटेल में है, कि भारत के विदेश सचिव की तरफ से यह कहा गया, विक्रम मिश्री साहब की तरफ से, कि हमने एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार किया है। हमने उनके किसी भी सिविलियन अटैक या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टच नहीं किया। यानी वह स्टेटमेंट बताता है कि हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं। अब पाकिस्तान के लोग इसको ना समझें तो उनकी अपनी कमियां हैं, उनकी अपनी बद दिमागी है, उसका अपने पास। अब अगर दिमाग ही बद दिमाग हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, आग्रह है उसका एकमात्र इलाज है। संप्रभुता का भ्रम आईएमएफ से भीख। संप्रभुता का भ्रम आईएमएफ से भीख। उस संप्रभु राष्ट्र है? बिल्कुल नहीं है। उसकी विदेश नीति किसके हिसाब से चली सबको पता। संप्रभुता का भ्रम आईएमएफ से भीख। देश नहीं बस एक भूखों की चीख, देश नहीं बस एक भूखों की चीख, रोज नए आतंकी, रोज पुरानी साजिश, और ऊपर से परमाणु शक्ति की हेकड़ी। क्या करूं मैं, इस पड़ोसी का परिचय कैसे दूं? घर भी जला चुका और धुआं भी दूसरों के सिर बांटता है। घर भी जला चुका है, यानी उसके घर में भी आतंकवाद है, और कहता है कि भारत स्पॉन्सर करता है। यह ना राष्ट्र है, ना मजहब का रक्षक, बस इतिहास की एक दुखद गलती है पाकिस्तान। अब आते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर पर। भारत की आत्मरक्षा की वह लकीर जो सिंदूर नहीं आग बन गई। हम ना युद्ध के भूखे, ध्यान से समझिएगा, ये भारत, ये जो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से संपूर्ण विश्व को और पाकिस्तान को भी संदेश गया है कि हमने एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार किया है। किसी भी सिविलियन या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमने टच नहीं किया है। उसी भाव को मैं कविता के माध्यम से आगे रख रहा हूं। हम ना युद्ध के भूखे, ना घाव के सौदागर। यानी आपको तकलीफ है तो आपकी तकलीफ बेच करके हम पैसा कमाने वाले देश नहीं, हम बुद्ध के देश है। हम ना युद्ध के भूखे, ना घाव के सौदागर, पर हर वार का उत्तर है अब सटीक और सफागर। यानी बड़ी सफाई से हम करते हैं, प्रिसीजन करते हैं। शब्दों से बहुत समझाया, अब शौर्य से समझाना पड़ा। जब घर जलाने लगे वो तो आग बुझाना पड़ा। जब घर जलाने लगे वो तो आग बुझाना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर कोई प्रतिशोध नहीं, ये मैं हर एक पाकिस्तानी से कहना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर कोई प्रतिशोध नहीं, ये था सीमित, सटीक, पर कमजोर नहीं। हमने निशाना बनाया सिर्फ आतंक के अड्डों को, ना छुआ किसी मासूम को, ना देश के गैर मड्डों को। गैर मड्ड शब्द मैंने लिया अड्डे के साथ मड्डा करने के लिए, मड्डों के यानी किसी अन्य एस्टेब्लिशमेंट को। विदेश मंत्रालय ने भी कहा यही बात। यह हमला है जिम्मेदारी भरी एक आवाज। भारत ने किया है जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल, पर रहा हर कदम में न्याय, विवेक और सवाल। संप्रभुता का सम्मान हमारी रगों में, रग का मतलब संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की रग है। संप्रभुता का सम्मान हमारी रगों में है, पर जो तोड़े हमारी सीमा वो फिर पाले में है। पाले मतलब मारेंगे इसे। अब दुनिया को समझना होगा ये पैगाम, भारत शांति चाहता है पर चुप्पी अब नहीं उसका काम। भारत शांति चाहता है पर चुप्पी अब नहीं उसका काम। पर
चुप्पी अब नहीं उसका काम। आई होप आपको ये कविता पसंद आई होगी। एक बार आप सब पसंद आई तो आप मुझे बता सकते हैं कविता आप लोगों को पसंद आई। अब चलिए क्लास को आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर हम इसको पेंट कर दें, ये है पाकिस्तान। इसलिए मैंने कहा पश्चिम की खोपड़ी पे हमारा ये बैठा हुआ है और हमें डिस्टर्ब कर रहा है। पॉइंट इज क्लियर बच्चे? चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, यानी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चल अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, थोड़े से फैक्ट के साथ, जिससे हर एक बच्चे को यह पता लग जाए कि फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे को है, चूंकि एनसीईआरटी में किताबों में, बोर्ड की किताबों में बहुत कम लिखा गया है, और अगर उतना कम लिखा गया है तो एक बच्चा, जब हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 साल से बच्चों की जो संज्ञानात्मक बुद्धि है वो बहुत अच्छी हो जाती है सीखने की, समझने की, तो हम क्लास 9th के 14-15 साल के बच्चे को क्या सिखा पा रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम, मेरा टारगेट है कि आप सब इनको, उन छोटे बच्चों को भी अवश्य सुनवाइएगा। उसके पीछे रीजन है कि पूरी कहानी जाननी चाहिए, तो मैंने टाइमलाइन के हिसाब से दी है। आप लोग इसको देखते समय बस वही कहानी याद रखिएगा, जन्म कैसे हो रहा है। मैंने 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पाकिस्तान के भ्रूण में आने की कथा प्रारंभ की। हालांकि कुछ इतिहास अगर आप पढ़ते हैं, खासकर हमारे समय पर जो इतिहास लिखा गया, वामपंथ का उस पर बहुत इंपैक्ट था, तो उसमें लिखा गया कि जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट थे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, तो चूंकि प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धर्म के सुधार की बात कर रहे थे, तो कट्टरपंथ का या सांप्रदायिकता का बीज वहां पर भी हम देख सकते हैं। यानी किसी भी धर्म के संस्थापक, किसी भी धर्म के सुधारक का किसी भी प्रकार से यह लक्ष्य नहीं था, चाहे वो आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, यानी अन्य जितने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, जितने भी, कि भाई सिंह महासभा हो, कि हम इसके द्वारा किसी दूसरे के धर्म को चुनौती दे रहे नहीं। उन सब अपने अपने धर्म में सुधार कर रहे थे, लेकिन चूंकि अपने धर्म में सुधार करते समय कुछ तत्व तो ऐसे आ जाते हैं जो दूसरे के धर्म को कहीं ना कहीं से अपने आप में महसूस होता है कि यार हमारा धर्म को ये छोटा कह रहे हैं या कुछ ऐसा। लेकिन मैंने वहां से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे इतिहास की थिंकिंग में वो एक पॉइंट है, इसलिए उसको इतिहास की समग्र विषय वस्तु बनाना मुझे उचित नहीं लगा। अब आता है 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यहां से आप जरा देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत यहीं से होती है, और 1857 का जो आंदोलन था, इसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, अंग्रेजों की नींव हिला दी। अब अंग्रेजों की नींव अगर हिली, लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट आप सबको पता है, तो उसके बाद फिर अंग्रेजों ने सोचा कि यार अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ आएंगे तो समस्या होगी, और फिर उन्होंने तीली लगाना, माचिस की प्रारंभ किया, और फिर यहां से फूट डालो और राज करो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। और अगली घटना मेरे प्यारे बच्चों क्या घटी, और ये फूट डालो राज करो जो है, ये कैसे मुस्लिम समाज के जो लीडर्स थे उनके मन में डाला गया, यही दिखा करके भाई देखो तुम लोग एक साथ हो, लेकिन सारे जो भी पद हैं जो अंग्रेजों ने सृजित किए हैं, यानी सरकारी नौकरी जिसकी आज आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस सरकारी नौकरी पर पूरा नियंत्रण तो हिंदुओं का है। अब यहां से जो मुस्लिम समाज का सोशियो इकोनॉमिक पिछड़ापन था उसको टारगेट किया गया। और फिर पहला रीजन, और मेरे प्यारे बच्चों, और इस टारगेट में उन्होंने किसको पकड़ा? सर सैयद अहमद खां, जो उस समय बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बहुत बड़े सुधारक थे मुस्लिम समाज के, जो पहले ये कहा करते थे, आप स्टेटमेंट देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम दो आंखें, दोनों आंखें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, धीरे धीरे वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के हित अलग है। और ऐसा कैसे हुआ? जब 1871 में सेंसस कराया गया, और धार्मिक पहचान के आधार पर भी सेंसस को आगे बढ़ाया गया। यानी पहली व्यापक जनगणना ने भारतीयों को धर्म के आधार पर वर्गीकृत किया, जिससे कठोर सांप्रदायिक पहचान करी, और यही जनगणना थी जिसके आधार पर अलीगढ़ जो मूवमेंट था, सर सैयद अहमद खां का अलीगढ़ में उन्होंने जो कॉलेज वगैरह बनाया, यही रिपोर्ट पूरी की पूरी इन तक पहुंचाई गई,
थियोडोर बेक के द्वारा, अलीगढ़ स्कूल के जो प्रिंसिपल्स थे अंग्रेज हुआ करते थे, और फिर यहां से सर सैयद अहमद साहब का मानसिक परिवर्तन किया गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना इन्होंने की, सर सैयद अहमद खान ने। मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजों के प्रति वफादारी की वकालत की, यानी अंग्रेजों के प्रति वफादार रहो, यानी देख सकते हैं अब यहीं से राष्ट्रवाद में कहीं ना कहीं एक ऐसा एलिमेंट आने लगा। राष्ट्रवाद भी आ रहा था 1860 से 1860 से हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय का पूरा आधार देख पाते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद कमजोर भी होने लगा था कि अंग्रेजों के प्रति वफादारी की वकालत की। एडवोकेटेड मुस्लिम मॉडर्न एजुकेशन एंड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, नॉट लॉयल्टी टू द इंडियन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और यहीं से, और ऐसा नहीं कि इनके विचार ये सडन हुए, मैंने खुद यहां लिखा हुआ, आप देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम वैसे ही है जैसे हमारे शरीर की दो आंखें, यानी वो प्रारंभ से दोनों को एक साथ रख करके इस देश का विजन देख रहे थे। आई होप आप समझ गए। यहां से कहानी बदली। उनका मानना था कि मुसलमानों को संयुक्त राष्ट्रवाद की नहीं बल्कि अलग प्रतिनिधित्व की जरूरत है। ये बिलीव करते थे मुस्लिम नीडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नॉट ज्वाइंट नेशनलिज्म। तो ये देख सकते हैं, यानी गर्भ 1857 के विद्रोह से गर्भ में बीज पलना शुरू हुआ, और उसको अंग्रेजों ने 1871 से थोड़ा सा और ताकत दी, यानी न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया। और सर सैयद अहमद खान के अप्रोच से वह अब जो गर्भ है, गर्भ में जो भ्रूण है, अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसके बाद अगली घटना घटती है 1885 में, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जो भारत में 1860 के दशक में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसका एक सांगठनिक रूप यानी ऑर्गेनाइजेशनल फीचर था, हमारे सामने आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में। तो यह बहुत अच्छी बात थी, लेकिन समय के साथ इसमें मेरे बच्चों एक मिस्टेक जो मैंने नोटिस की थी इतिहास पढ़ते समय, आप भी नोटिस करिएगा। शुरुआत में सभी समुदाय इसमें शामिल थे, लेकिन समय के साथ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व यहां पर कम हुआ, और इस विषय पर कोई चिंतन नहीं हुआ संगठन में। यह एक चिंता की बात रही। 1905 में अब आप देख सकते हैं कर्जन आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी अब बच्चा बड़ा हो रहा है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला अगर हम वीक भी कर दें तो अब बंगाल का विभाजन किया गया राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए, और एक्चुअल में राष्ट्रीय एकता टूटी भी। इसीलिए आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन में मुस्लिम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ने उस भ्रूण को और न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया, यानी अब वो तेजी के साथ बढ़ने लगा, उसके हाथ पैर मजबूती के साथ बनने लग गए। और इस 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले ब्रिटेन ने, यानी उस समय ब्रिटेन जो भारत के ऊपर शासन कर रहा था, उसने अल्ट्रासाउंड कराया। किसका? भारत का। यानी जो पेट में, भारत का मतलब पूरे भारत में क्या चल रहा है, और उसमें भी विशेषकर अल्ट्रासाउंड हुआ। जैसे होता है ना, कोई भ्रूण पेट में है तो उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसका स्वास्थ्य वगैरह चेक करने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड करवाया गया किसका? भारत का, कि हिंदू मुस्लिम का क्या मामला अभी तक चल रहा है, जो हम काम कर रहे हैं क्या वो सही चल रहा है। और जैसे उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, देखा कि जो ये बच्चा है सांप्रदायिकता वाला, ये बड़ा हो गया है। अब उन्होंने कहा कि अब ये बड़ा हो गया, पैदा होने वाला है, तो इसको अब व्यवस्थित किया जाए। यानी पैदा होने से पहले उन्होंने हर चीज चेक कर लिया कि भाई अब ये तैयार है, अब इसको बाहर निकाला जाए। तो ऐसे बच्चे स्वाभाविक रूप से सिजेरियन पैदा किए जाते हैं, जो पेट में बड़ी हलचल करें। आपको अच्छे से पता है, एक तो वाटर लेवल कम हो जाए तब, और दूसरा होता है बच्चा बहुत बड़ा हो जाए साइज में, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी से मां को खतरा होता है। और फिर सिजेरियन ऑपरेशन किया गया अल्ट्रासाउंड के बाद, उसका नाम है मुस्लिम लीग, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मेरे प्यारे बच्चों, आगा खान और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के अधीन ढाका में स्थापित अलग मुस्लिम पहचान और राजनीतिक अधिकारों का समर्थन, यानी मुस्लिम पहचान अलग है, भारत में हिंदू मुस्लिम पहचान, यानी इन्होंने कहा मुस्लिम पहचान। ब्रिटिशों ने कांग्रेस के प्रति प्रतिपक्ष के रूप में लीग का समर्थन किया। इन्होंने कहा चलो भाई, अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिरोध में यहीं की एक संस्था, और जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, उसको खड़ा कर देते हैं।
यानी फूट डालो राज करो के लिए यह बन गया आधार और बच्चा हो गया पैदा मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आते हैं। भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी औपनिवेशिक देश जिस उपनिवेश पर, कॉलोनी पर शासन करता है, यानी इंडिया पर वो शासन कर रहे थे, तो अब से वहां पर जनता को दिखाने के लिए, ब्रिटिश या अन्य मीडिया को दिखाने के लिए हम भाई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए, तो संविधान में सुधार होते हैं। लेकिन सुधार भी क्या हुए आप देख सकते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी एक ऐसा संसदीय क्षेत्र बना दिया गया जहां पर मुसलमान प्रतिनिधि को मुसलमान लोग वोट करेंगे। अब आप देख सकते हैं, यानी राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था का रूप दे दिया गया। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपके सामने। अब क्या हो रहा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म से बच्चा जो पैदा हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ, तो एकदम से पहले क्रॉल कर रहा था, यानी 2006 से 9 तक, यानी 3 साल यह पाकिस्तान नामक बच्चा क्रॉल किया और एकदम से 1909 में खड़ा हो गया, बिल्कुल, यानी 3 साल में ही बिल्कुल एकदम एक्टिव। सोचिए सांप्रदायिकता में कितनी ताकत है। और फिर कहानी आगे बढ़ती गई और मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे तो 1916 में लखनऊ पैक्ट आता है और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक यूनिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन यहीं पर हो गई गलती। लखनऊ पैक्ट इसलिए हुआ था बच्चों कि आपको पता है कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। गरम पंथ और नरम पंथ में आपस में झगड़ा हो गया और कांग्रेस एकदम मृत प्राय यानी डेड हो गई। तो 1907 से 15 तक का अगर इतिहास आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर कोई मूवमेंट था नहीं। क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे और होम रूल एनी बेसेंट का और गोखले साहब का चल रहा था बहुत छोटे स्तर पर। गांधी जी इसी बीच भारतीय राजनीति में उदित हुए थे, आप सबको पता है। उन्होंने एक मौका देखा कि यार हिंदू मुस्लिम की एकता जो टूट गई उसको इकट्ठा किया जाए, और यह बना प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब उस समय ऑब्वियस है मुस्लिम देशों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला देश था टर्की था, उसके विभाजन की बात चली थी, चूंकि वो ब्रिटेन के अपोजिशन राष्ट्रों में शामिल था और मुस्लिम समाज नहीं चाहता था कि उसको तोड़ा जाए, किसी प्रकार से उसको कमजोर किया जाए। इसी विषय पर मेरे प्यारे बच्चों खिलाफत मूवमेंट आपके सामने आता है और उसके पहले दोनों में क्या हो जाता है, एक समझौता हो जाता है कि भाई हम मिल करके चलेंगे और एक बड़ा मूवमेंट आगे करेंगे। लेकिन यहीं पर एक मिस्टेक हो गई। जब आपने ऐसा किया तो आप ये वाला पॉइंट भूल गए, यहां पर जो मुस्लिम लीग की स्थापना क्या लो, अलग मुस्लिम पहचान और राजनीतिक अधिकारों का समर्थन करती थी। और अब यही मिस्टेक आपसे हो गई मेरे प्यारे बच्चों कि मुस्लिम लीग को जब आपने ऐसा किया तो ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रही, और कांग्रेस ने यह मान लिया कि मुस्लिम लीग ही कांग्रेस के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह समझौता हुआ, सफल भी रहा। खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन दोनों 1919-20 में साथ चले। हिंदू मुस्लिम एकता फिर से दिखी। लेकिन जैसे ही चौरी चौरा घटना है 1922 के बाद आंदोलन विफल हो गया, सांप्रदायिक विश्वास आपस में कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि यह समझौता ही, खिलाफत मूवमेंट ही भारत के मुद्दों को लेकर नहीं था, एक वैश्विक मुद्दे को लेकर के था, वैश्विक इस्लाम के मुद्दे को लेकर के था। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में वैश्विक इस्लाम के मुद्दे को लाने की क्या आवश्यकता थी? मैं नहीं, इतिहासकार भी कई ऐसा प्रश्न पूछते हैं। विपिन चंद्रा वगैरह की किताब पढ़ेंगे, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। यहां तक की पिक्चर आई होप आप क्लियर हो गई होगी। तो अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब 1920 में ढेर सारे सांप्रदायिक संगठन और खड़े हुए, यानी 1906 में मुस्लिम लीग, तो अब हिंदू महासभा और ऐसे ही अन्य अनेकों प्रकार के संगठन खड़े हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई मुस्लिमों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मुस्लिम लीग है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तो सभी प्रकार के समुदाय के लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध, सिख, इनफैक्ट सभी समुदाय के लोग। तो अब उनका तर्क आप कैसे काट सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, अन्य सभी प्रकार के समुदाय के लोग हैं, इनफैक्ट ईसाइयों का भी प्रतिनिधित्व है।
और मुस्लिम लीग अलग से बनी है केवल मुस्लिमों के हितों की बात करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि एक देश में हिंदुओं के हितों की बात करने के लिए संगठन का उदय नहीं होगा? उदय होना स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं एक्शन और उसका रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो गया और ढेर सारे संगठन खड़े हुए इसी में। हिंदू महासभा जो बहुत मजबूती के साथ हिंदुओं के हितों को उठाने लग गए। मदन मोहन मालवीय जी ऐसे महान विद्वान लोग इसके अध्यक्ष रहे, सदस्य रहे। और फिर 1927 में संघ हमारे सामने आता, आरएसएस, हिंदुओं के हितों की बात करने, एक ऐसे भारत के निर्माण की बात करने जहां पर नागरिक यह सोचें कि यह देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आप विचार कीजिएगा इन विषयों पर कि जन्म कैसे हो रहा है। फिर आता है 1930 इलाहाबाद एड्रेस बाय इकबाल साहब। अब इकबाल साहब आते हैं, वो सीधा नाम नहीं लेते हैं, महान कवि, लेकिन कहते हैं उत्तर पश्चिम भारत में एक स्वायत्त मुस्लिम राज्य होना चाहिए। दो राष्ट्र सिद्धांत की बात की, हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं ऐसा जिक्र किया। आप देख सकते हैं तो कभी भी ऐसा कह रहा है जिसका इंपैक्ट बड़ा गहरा। आपने कुमार विश्वास जी को सुना हो, कितनी गहराई से अपनी बातें कहते हैं। तो अगर इस प्रकार की कभी इस प्रकार की बातें कहेंगे तनाव वाले वातावरण में, तो तनाव और बढ़ेगा, लोगों में चर्चा बढ़ेगी। यानी अब बच्चा बड़ा हो रहा है, सब लोग उसको खिला पिला रहे हैं अलग अलग प्रकार से। 1932 में कम्युनल अवार्ड बाय ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड। यानी अब यहां पर फिर से डिवाइड एंड रूल की जो अल्पसंख्यक मुस्लिम दलित सिख को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और विस्तार किया गया। आप देख सकते हैं पूना पैक्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं। यानी कम्युनल अवार्ड के द्वारा फिर से पाकिस्तान को खाना खिलाया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और यहां पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। 1937 के चुनाव के लिए आधार तैयार किया गया। अब 1937 का चुनाव, ये मैंने 1935 का एक्ट केवल इसलिए लिखा है जिससे आप ये समझ सकें कि 1937 के चुनाव इसी आधार पर हुए थे, इसी कानून के आधार पर। 1937 में अब जैसे ही प्रांतीय चुनाव हुए, कांग्रेस ने 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल बना लिया, मुस्लिम लीग गायब हो गई। अब मुस्लिम लीग क्या करेगी? जो 1906 से कह रही कि हम मुस्लिमों के प्रतिनिधि हैं, मुस्लिमों के प्रतिनिधि हैं, जिसको इकबाल तक की एक यात्रा में आप देखेंगे बीच में जिन्ना साहब की यात्रा, क्योंकि जिन्ना साहब 1920 के आसपास भारतीय राजनीति से बिल्कुल गायब हो गए थे, उनका कोई रोल नहीं था, तो वो भी अपना राजनीतिक अस्तित्व तलाश रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि नेता भी स्वाभाविक रूप से, किसी के भी नेता को गलत कहना ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर हम मोहम्मद जिन्ना के योगदान को देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या, ठीक है 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान बनाने में उनका योगदान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, किसी किताब में आपने पढ़ा तो कमेंट करके यहां बताइए। और ऐसा नहीं कि भारत ने अपने हिसाब से इतिहास लिखा, ब्रिटिश सोर्सेस अब तो सब अवेलेबल है, गूगल करिए, ब्रिटानिका की जो डिक्शनरी उसको उठाइए और आप दिखाइए कि मोहम्मद जिन्ना का जिस तरीके से गांधी, जिस तरीके से नेहरू, जिस तरीके से जितने भी 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व करता रहे 1885 के बाद, या जितने भी हमारे क्रांतिकारी बंधु रहे, जितने भी हमारे किसान बंधु रहे, जितना हमारे साम्यवादी आंदोलन वाले बंधु रहे, आप मुझे बताइए जिन्ना का कहीं कोई रोल दिखाई पड़ता? प्लीज कमेंट करिए आप सबने, कहीं कुछ भी, यूट्यूब दुनिया कहीं भी। तो 14 अगस्त 1947 के निर्माण में पाकिस्तान के, तो वो तो जिन्ना का योगदान, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो एक असफल राष्ट्र न्यू कौन डाल रहे हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रेस में बिल्कुल असफल थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं रेलिवेंसी के साथ कह रहा हूं, उस पर मैं किसी के साथ तर्क कर सकता हूं, क्योंकि 1885 में या 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद आप मेरे प्यारे बच्चा बताओ कि उन्होंने मुस्लिम लीग के मंच से, जिसका चेयर करने का भी उनको मौका मिला, क्या उन्होंने आजादी के लिए कोई संघर्ष किया? विचार कीजिए, क्या विजन दिया उन्होंने? तो इसलिए मैंने कहा कि नींव भी रखी गई है एक असफल लीडर पर और एक लीडर के द्वारा। तो यह बड़ा गंभीर विषय, इस पर आप लोग चिंतन कीजिएगा। और भारत के जितने भी राष्ट्र नेता रहे सफल, सक्सेसफुल,
आप किसी का भी नाम ले लीजिए, उन्होंने अपने आप को खपा दिया देश के लिए। तो अब मुस्लिम लीग को लगा यार अब तो सब गया, भारत के मुस्लिम मेरे प्यारे बंधु अशफाक उल्लाह खां, इस प्रकार की जो विरासत मौलाना अबुल कलाम, ऐसी ना जाने कितनी, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, ऐसी ना जाने कितनी विरासत, जो जिनके नस में था हिंदू मुस्लिम एक, और सारी जनता एक। कांग्रेस तो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख सबकी प्रतिनिधि संस्था बन गई। अब क्या करेगा? मुस्लिम बहुल इलाकों में उसे जीत नहीं मिली। मुस्लिम लीग बहुत जबरदस्त रूप से हार गई, डिडेंट बिन इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। अब हारा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा? सुनील अभिव्यक्ति कमजोर है, नहीं समझ रहे? अब वो क्या क्या स्टार्ट कर देगा आपको पता नहीं। हारा हुआ, चूंकि वो हार चुका है, क्योंकि जो हारा नहीं होता वो हमेशा प्रयास करता है जीवन में, जीवन एक ही बार मिलता है। तो हारा हुआ व्यक्ति क्या कहेगा? कांग्रेस खराब है, ये मुस्लिमों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, और वो और उग्र हो जाएगी। अब वो क्या करेगी? कांग्रेस की हर एक नीति का विरोध। और आप देखेंगे 1937 के बाद जिन्ना ने दावा करना शुरू कर दिया कांग्रेस हिंदू प्रधान है। आज जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कहती है कि ये क्या करती है, जाति और धर्म की राजनीति करती है, उसी कांग्रेस के लिए जिन्ना ने कहा, क्लेम किया, कांग्रेस इज हिंदू डोमिनेटेड। अब उनको लग गया जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस में हिंदुओं का बोलबाला है, तब तक हमारी राह नहीं बनेगी। यानी देख सकते हैं जिन्ना ने स्वयं एक असफल राष्ट्र की नींव रखनी शुरू कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान हमेशा से असफल रहा। शुरुआत में उसकी जो ग्रोथ रही है 1947 से 52 तक, वो भारत से अच्छी रही। और हमें इसमें यह कहने में कहीं से आपत्ति नहीं, पाकिस्तान समृद्ध बने। हम हिंदुस्तानी लक्ष्मी की पूजा करते, कुबेर की पूजा करते, और हम हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि लक्ष्मी कुबेर हम पर आए तो और सब पर आए। क्यों? क्योंकि जब सब पर आएंगी तभी हमारी समृद्धि और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें अच्छी शर्ट पहननी है तो बांग्लादेश के कॉटन पे काम करने वाले लोगों को अच्छा पैसा होगा, तभी तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, तब वहां से अच्छी शर्ट बन के आएगी, हमें मिलेगी। तो हम लोग क्या है, कुबेर की, लक्ष्मी की, गणेश की पूजा करते हैं। हम चाहते हैं हर जगह शुभ हो, तो पाकिस्तान समृद्ध बने, इससे हमें क्या आपत्ति है? खूब समृद्ध बने। भारत तो विश्व की हर समृद्धि का स्वागत करता है अपने त्योहारों के माध्यम से, तीज के माध्यम से, पर्व के माध्यम से, मेलों के माध्यम से। लेकिन जिन्ना साहब आपके सामने हिंदू प्रधान, अब जैसे उन्होंने शुरू किया, अब यहां पर आम जनता नहीं, फिर मैं कहूंगा आम जनता, आज भी अगर पाकिस्तान से कहा जाए कि जाओ तुम्हें, और हमारे पास उतनी जमीन हो, और पाकिस्तान के लोग कह दे राजनेता की जाओ हिंदुस्तान में रहोगे, विश्वास करिए सब बंधु यहीं चले आएंगे। अगर मैं हिंदू मुस्लिम की बात कुछ मिनट के लिए हटा दूं, सारे बंधु यहीं चले आएंगे अपने, कि चलो यार अच्छी धरती है, काम करने का मौका है, और खूबसूरती के साथ रहने का मौका है। यार आप विश्वास कीजिए, हमारे देश के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार, हमारे देश के 3 सबसे बड़े फिल्म सुपरस्टार, पाकिस्तान में एक हिंदू सुपरस्टार का नाम आप बताइए, चाहे क्रिकेट में हो चाहे खेल में हो। और ये मैं कहने वाला कौन होता हूं? एक छोटा सा मास्टर, और जिनकी मैं बात करने जा रहा था सक्सेसफुल, तो मैं अगर उनके बारे में कुछ कर रहा हूं तो सूर्य को दिया दिखाने जैसा मेरा कोई पर्पज नहीं है। आपको केवल समझाना है तार्किक रूप से कि यार इतना खूबसूरत देश, और एक ऐसा देश, हमारी जवानी में तो भैया 3 सबसे बड़े सुपरस्टार, हम भले अजय देवगन को पसंद करते थे, व्यक्तिगत हम पसंद करते थे सन्नी पाजी को, इस प्रकार की, अपनी, चूंकि हम लोग सिंगल थिएटर वाले बच्चे थे, यानी हम लोग गांव के रहने वाले थे, तो हम लोगों को सिंगल थिएटर वाले लोग पसंद आते थे। लेकिन आमिर, शाहरुख और सलमान, उसके पहले दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन तो एक ही हुए ना। आप सोचिए, अगर मैं सुपरस्टारों की बात करूं जिनको मीडिया सुपरस्टार कहता है, आप मुझे बताइए, दिलीप साहब, यूसुफ खान साहब, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान, ये इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। क्या किसी मुस्लिम देश में, मैं पूरे विश्व के मुस्लिम देश की बात कर रहा हूं, क्या पूरे विश्व के
मुस्लिम देशों में ऐसा संभव है कि कोई ऋतिक रोशन पैदा हो जाए पाकिस्तान में और ऋतिक रोशन शाहरुख की तरह, आमिर की तरह, सलमान की तरह राज करे, और वो भी तब जबकि आबादी का अनुपात 80 और 20 का हो, यानी 80 में अन्य सब, 20 में मुस्लिम समुदाय। ये केवल हमारे इस प्यारे देश में हो सकता है, क्योंकि यहां तो ठीक है राजनीति, राजनेता कुछ ऐसे इश्यूज ला देते हैं, लेकिन हमारे देश की जो नींव है, जो विरासत है, जो आधार है, वो मेरे प्यारे बच्चों वही है कि हमारे यहां सलमान भी, शाहरुख भी, आमिर भी पूजनीय है, ऋतिक भी, और देवानंद साहब भी, धर्मेंद्र साहब भी, और ना जाने कितने कितने। अब ये मत कहिएगा कि वो लोग एक्टर हैं, एक्टर का कोई धर्म जाति नहीं, तो सब होता है। आखिर अगर ऐसा ना हो तो क्या पाकिस्तान में हिंदू लोग सुंदर नहीं होते होंगे? कितने एक्टर हैं हिंदू, आप मुझे बताइए, सुपरस्टार वहां के। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इन्होंने उठाना, और चूंकि मुस्लिम समाज पिछड़ा, नेताओं को मौका, ऊपर से सांप्रदायिक निर्वाचन वाला न्यूट्रिशन, अब सब ने मिल करके जो बेचारे भोले भाले मुस्लिम, उनके दिमाग में भरना शुरू किया, और राजनेता हमें सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए देख सकते हैं परिणाम क्या हुआ। पाकिस्तान नामक एक दैत्य का जन्म हुआ। दैत्य इसलिए कह रहा हूं बेटे, ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका की सॉवरेंटी को चैलेंज कर दिया, कहां मारा गया? कमेंट कीजिए। दैत्य इसलिए कह रहा हूं, दैत्य इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा डेविल है, एक ऐसा दैत्य है जो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे अफगान भाई, अफगानिस्तान से भारत के संबंध, आप इतिहास पढ़े, मैं इतिहास का छात्र रहा हूं। अफगानी भाई एक 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 नंबर के हैं, और सभी एक नंबर के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई 2 नंबर का। लेकिन ये पाकिस्तान देश के जो हुक्मरान है ना, ये 2 नंबर के हैं। वहां की जनता भी 1 नंबर की है, वो भी भारत की उपयोगिता, भारत को समझती है। ऐसा नहीं कि गरीबी ही सारा कारण, गरीबी अपने आप ही हिंदुस्तान के अंदर भी है। हम कहां करें कि हमारे यहां गरीबी नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, गरीबी हमारे यहां भी है, ठीक है। लेकिन अब राजनेताओं ने गेम खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि कांग्रेस सफल। अब अगर आप सफल, तो आपका पैर खींचने वाले 25 लोग रेडी। ये मैंने अनुभव किया था जब मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे था, आज के 4-5 साल पहले, क्योंकि अकेला, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अकेला एकदम, ठीक है, हजारों हजार बच्चे देख रहे हैं, ये व्यूज आ रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, बस टांग खिंचाई स्टार्ट। तो ये होता है, आप आगे, और आप अभी आप जब आईएएस बन जाइएगा, तो आप देखिएगा, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो फिर ऊपर नीचे से खिंचाई चालू, क्योंकि क्यों कोई चाहेगा कि आपका नाम आगे बढ़े। कल मैंने सिविल सर्विसेज में ये सारी बातें आपको सिखाई। तो ये अब इसने स्टार्ट कर दिया। परिणाम क्या हुआ आप देख सकते हैं, यानी यहां से अब इन्होंने ब्रिटेन का विरोध करने के बजाय अब कांग्रेस का विरोध करना और ब्रिटेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे हम जब अलग राष्ट्र के रूप में जाएं, तो अलग राष्ट्र के रूप में हमको ब्रिटेन खूब सुख सुविधाएं दे दे, खूब फंड दे दे, जिससे हम अलग राष्ट्र का बजट अच्छा बना सके। यानी अब इन्होंने चापलूसी स्टार्ट की ब्रिटेन की, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भी ब्रिटेन से मांग रखती थी, इन्होंने उसका विरोध करना ही करना है, कि नहीं हमें यह नहीं चाहिए। और किसी न किसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेतृत्वकर्ताओं को इतना परेशान करो, 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 कि वो होता नहीं कि एक थप्पड़ मारी, ले जा भाई तू अपना, ले जाओ, जैसे घर का कोई दैत्य बच्चा, ठीक है, बच्चे सब अच्छे थे, लेकिन कुछ तो आदमी नहीं कहता बदमाश बच्चा 5 थप्पड़ मारेगा, ले जाओ इसको, जो मांग रहा है इसको दे दो। तो भाई कब तक? अब इसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया कांग्रेस के साथ असहयोग करना। वित्त सरकार, इन्होंने वित्त पर सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद जितने भी आयोग बने, 1940 अगस्त कमीशन से लेकर के बेवेल कैबिनेट, हर जगह इन्होंने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया, और केवल एक बात की कि हमारे और कांग्रेस के हित अलग है, क्योंकि कांग्रेस अकॉर्डिंग टू जिन्ना साहब इज हिंदू डोमिनेटेड पार्टी। और यही से कहानी सॉरी बच्चों,
हाँ, प्रेम कुमार पांडे, बिल्कुल आईएसआई को भी बच्चे, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद 1940 पाकिस्तान का संकल्प पारित हुआ लाहौर रेजोल्यूशन के द्वारा। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने, देख लीजिए बात, तो जो लोग हिंदू महासभा पर प्रश्न उठाते हैं, उठाइए, आपका अधिकार है, आर्टिकल 19 आपको है। भारत ऐसे खूबसूरत देश में आप कुछ भी कह सकते हैं। 23 मार्च 1940 को जरा ध्यान से देखिएगा, किस पार्टी ने, सॉरी, हाँ, किस पार्टी ने फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम पहचान, अलग मुस्लिम पहचान और राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया, आप देख सकते हैं, सपोर्टेड सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी, और अंततः यही मुस्लिम लीग 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन लाती है। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की। अब आप देख सकते हैं, अब हमें अलग राज्य चाहिए, राज्य मतलब नेशन, स्टेट। अब आप बताइए कि बीच में मुस्लिम लीग अगर केवल मुस्लिम की बात कर रही है और आजादी के बाद इसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया है, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुओं के समर्थन में संगठन खड़े नहीं होंगे? सिख धर्म के, अगर मान लीजिए भी हिंदू आतताई हो जाए, अत्याचारी हो जाए, तो क्या सिख समुदाय के समर्थन में लोग खड़े नहीं होंगे? उनके अपने लोग सब खड़े होंगे। इसीलिए आप देखेंगे हर धर्म के अपने संगठन है, जैसे उनका शोषण स्टार्ट होता है वो सब खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हिंदू महासभा, आरएसएस, इन सब की बात हो, तो यह भी देखना चाहिए कि 1906 में मुस्लिम लीग अपने गठन से लेकर के केवल एक ही बात, मुस्लिम हित, मुस्लिम हित, मुस्लिम हित, मुस्लिम हित। तो जब आप एक धर्म के हित को बढ़ावा देंगे, दूसरे धर्म के हित प्रभावित होंगे और वहां से संगठनों का उदय होगा। हिंदू महासभा और अन्य धर्मों के भी संगठन उदित हुए हैं, तो उसके पीछे यही नींव थी। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यह हो गया, यानी रेजोल्यूशन पास हो गया, यानी पाकिस्तान के विचार को फॉर्मली अपना लिया गया, यानी नाम का उपयोग अभी नहीं किया गया कि पाकिस्तान नामक कोई नाम होगा, लेकिन यह स्वीकार कर लिया गया कि अब हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। जिन्ना ने घोषणा की हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। जिन्ना डिक्लेयर्ड हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस। क्या इंडिया में ऐसा कहा गया? गांधी ने, पंडित नेहरू ने, वल्लभ भाई ने क्या ऐसा कभी कहा? बल्कि हमारे संविधान निर्माण से लेकर के स्वाधीनता आंदोलन, संविधान निर्माण और आज तक हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल करके इस देश को समृद्धि तक लेके जा रहे हैं और लेके जाएंगे। कुछ अराजक तत्व को छोड़ दिया जाए तो हम सब बहुत ही अच्छे लोग। हिंदुस्तान एक प्यारा सा देश, प्यारा सा मुल्क। तो जिन्ना ने घोषणा की हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र। अब देख लीजिए, तो जब हमसे नफरत करके अलग हुए हो तो हम पे पहलगाम अटैक तुम जरूर करोगे, क्योंकि तुम सोचोगे नहीं और तुम्हारा इस्तेमाल कोई और कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसमें एकीकृत भारत का, एक यूनाइटेड इंडिया का प्रस्ताव रखा गया। शुरू में कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया, बाद में लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, कि अब हमारा एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, प्रारंभ कर दिया। और कलकत्ता नोआखाली में दंगों की शुरुआत, आपको पता होगा, इतिहास में लिखा है, गांधी जी फिर वहां पर एक रात, सोचिए यार क्या उस आदमी का इंपैक्ट था। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। जो लोग नहीं जानते गांधी जी को, दीजिए आपको गाली, लेकिन हमारे ऐसे अध्यापक जब तक जीवित रहेंगे गांधी जी की उपयोगिता नई पीढ़ी को सिखाते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक राष्ट्र नेता की उपयोगिता है, लेकिन उनकी उपयोगिता भी अपरिमित है, जिसे हम माप नहीं सकते। यार नोआखाली आप पढ़िए मेरे बच्चों, मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रिटिश सोर्सेस कहते हैं। सुमित सरकार सर की किताब उठाइए आप, आधुनिक भारत का इतिहास, और लास्ट में जाइए, नोआखाली के दंगों पर एक पैराग्राफ है, आप उसको पढ़िए, उसमें क्या लिखा। जो दंगे कई दिनों से चल रहे थे, पुलिस प्रशासन जार जार हो चुका था। जार जार यानी किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पा था, लॉ एंड ऑर्डर खंडित हो गया था। एक व्यक्ति जाता है एक मुस्लिम बंधु के घर रुक करके और केवल कहता है कि मैं अनशन कर रहा हूं, यह दंगा रुक जाना चाहिए। ना मीडिया, ना फोन, ना मोबाइल, और दंगे रुक गए। इसका मतलब इंसान बहुत अच्छे होते हैं। इसका एक एनालिसिस मेरी तरफ से, इसका मतलब
चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब इंसान के रूप में अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति आती है हम पशु बन जाते हैं। और पशुओं का तो कोई विवेक होता नहीं, जिधर से चल पड़े चल पड़े। सोचिए आप, इतनी बड़ी ताकत की नोआखली में दंगे, बंदा गया एक दिन के लिए बैठ गया, कहा अनशन शुरू, पूरा बिना मीडिया के सब खत्म। ठीक है, ओके बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है? एक बार मुझे बताएं, सब कुछ सही चल रहा है? स्क्रीन अच्छी दिख रही है? एक बार मुझे बताएं, क्योंकि किसी बच्चों ने लिखा कि स्क्रीन ब्लैक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान, मैंने आपको बता दिया, और फिर 1947 माउंटबेटन प्लान एंड भारत का स्वाधीनता कानून। मेरे प्यारे बच्चों, 14 अगस्त 1947 को आप सबको पता है पाकिस्तान बना, और 15 अगस्त को भारत बना। पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान, अब का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे, जो बांग्लादेश 1971 में अलग चला गया। ठीक है, तो आई होप आपने जन्म से लेकर के और पाकिस्तान के बनने तक की यात्रा को बहुत अच्छे से समझा। एक बार कमेंट करिए, फिर आप लोगों से थोड़ी बातचीत करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। एक बार सब बच्चे बताएं, अनिल कुमार, कुलदीप, मुकेश, छवि, ज्योति, दिव्या, प्रतीक्षा, दीक्षा, रूपांजलि, दिव्या बाल चंदानी, या नीचे एवरीवन, बहुत से बच्चों कमेंट ऊपर है जो मुझे अभी दिख गए। ठीक है, एक बार दीक्षा, आप सब मुझे बताएं कि बहुत बढ़िया ढंग से पाकिस्तान के जन्म को और जो भी इश्यूज हैं उसको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इतिहास के इतने बड़े कालखंड को कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में समेटना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की इतिहास के इस बड़े कालखंड को 1857 से लेकर के 1947 तक 40 से 50 मिनट में समेट सकूं। तो मैंने कोशिश की है, जब आप लोग कमेंट करेंगे देन ठीक है। समझ में आया? समझ में आने का मतलब मजा आया कि नहीं मजा आया? फिर आता, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार मेंस की जो क्लासेस होने वाली हैं 1 जून से, अगर 25 जून को जिनका रिजल्ट हो गया, मतलब प्रीलिम्स, तो ऐसे ही क्लास होगी, कंटेंट हाथ में, सुनील व्यक्ति खड़े। दिमाग को बड़ा करूंगा, क्योंकि मैं समझ गया हूं जब तक सोचने की क्षमता नहीं बड़ा करूंगा क्वेश्चन की डिमांड समझ नहीं पाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें मैंने एक टाइमलाइन में, की आइडियोलॉजिकल पिलर्स बिहाइंड पाकिस्तान फॉर्मेशन, तो जो मैंने पढ़ाया वो यहां पर भी है। ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर ही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पढ़ाया गया उस वही सारी चीज यहां पर बॉक्स आइटम में बता दी। अब इसके बाद आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कि भाई जन्म तो हो गया, अब तुम ठीक है भाई, तुम अपना खाओ हम अपना खाएं, लेकिन पाकिस्तान को मंजूर कहां? अब झगड़ा शुरू हो गया। अब सभी प्रकार के झगड़े आपके सामने रख दिए गए हैं पाकिस्तान, यानी दोनों अलग हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, कश्मीर रियासत भारत में शामिल हो गई। अब भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का यह मुख्य विषय बन गया। पाकिस्तान ने भेज दी सेना और कहा कि अब कश्मीर पर अटैक करो। परिणाम क्या हुआ कि भारत ने हराया। यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप से 1949 में युद्ध विराम हुआ और एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, बनाया गया, जिस पर आज हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आप टाइमलाइन देखते चलिएगा। अब भाई हमने तो अटैक नहीं किया, असफल राष्ट्र, पागल राष्ट्र, जैसे नहीं पागल हाथी, अब ऐसे ऐसे चल रहा है, इधर भी उड़ा रहा, उधर भी उड़ा रहा है। सेम वैसे जैसे बाहुबली पिक्चर अगर आपने देखी हो पार्ट 2, तो उसमें जो स्टार्टिंग की सीन है कि उनकी मां अपने सर पे कोई एक तपस्या होती, वो करते हुए जा रही होती, यानी कोई जैसे रिचुअल, तपस्या से अच्छा वर्ड होगा रिचुअल, और फिर एक पागल हाथी आ जाता है। तो उस पागल हाथी को कंट्रोल करने के लिए बाहुबली आता और उसके सर पे ठंडा चंदन गिराता, उसकी गर्मी शांत हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के सर पर ठंडा, यानी जो पागल हाथी पाकिस्तान, उसके सर पर ठंडा चंदन गिराने वाला कोई बाहुबली है नहीं। जितने भी बाहुबली सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे पता है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की रियायत पर टिका हुआ। आईएमएफ से फंड चाहिए तभी मिलेगा जब अमेरिका हां बोलेगा। ब्रिक्स बैंक से पैसा चाहिए, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जैसा ही कुछ सिस्टम अपने यहां बनाया। ब्रिक्स बैंक, चाइना का कंट्रोल उस पर अधिक है, भारत भी उसका संस्थापक है, लेकिन फिर भी चाइना का कंट्रोल ज्यादा, तो चाइना से चाहिए तो उसकी सुनो।
आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। एलओसी के बाद 1951 में पाकिस्तान ने क्या किया, पश्चिमी देशों के साथ अलाइन कर लिया, यानी कोल्ड वार की बात आपके सामने मैं रख रहा हूं। कोल्ड वार यानी शीत युद्ध। 1951 में पाकिस्तान ने क्या किया, दो गुट थे, साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट। इसने अमेरिकी गुट का समर्थन कर लिया और भारत नॉन अलाइन मूवमेंट बना, और इसको खूब सहायता मिली उस समय पश्चिमी देशों से। यानी देख सकते हैं इसने कोई पक्ष पकड़ा, हमने कोई पक्ष नहीं पकड़ना। क्यों? क्योंकि हमें पता था हम थर्ड वर्ल्ड है और हमें दोनों की आवश्यकता है, यानी रशिया की भी और अमेरिका की भी। पाकिस्तान के लीडर्स इतने विजनरी नहीं थे। गांधी जी, पंडित नेहरू क्यों विजनरी थे? पंडित नेहरू विजनरी इसलिए थे क्योंकि आपको याद होगा, आप इतिहास पढ़िएगा, 1927 में एक वर्ल्ड में कोई सम्मेलन हुआ था, यानी वो 1927 से ही, आप इतिहास पढ़िएगा, विपिन चंद्रा किताब में है, वैश्विक स्तर पर जो कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वही प्रेजेंट करते थे। ध्यान से समझे, गांधी जी 1920 के दशक के अंतिम वर्षों से लेकर के आजादी तक जो भी वैश्विक स्तर पर सम्मेलन सभा, जैसे आज होता है ना, जो है संघाई, आसियान, इस पर ऐसे उस समय भी बहुत से सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जिसको पंडित नेहरू रिप्रेजेंट करते थे एज अ कांग्रेस लीडर। इसीलिए उनकी विदेश नीति की चपलता बहुत अच्छी थी। वो समझ गए थे कि गुरु हमने किसी का हिस्सा नहीं बनना, नहीं तो हम असफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका क्या आज पाकिस्तान के लिए खड़ा है किसी भी रूप में? आज रशिया क्या खड़ा है? लेकिन भारत ने दोनों का साथ नहीं दिया, दोनों का विरोध भी नहीं किया। आज हम आप अमेरिका से भी ले रहे हैं, पाकिस्तान से ले रहे हैं, लेकिन सॉरी रशिया से भी ले रहे हैं, लेकिन कैसे ले रहे हैं? अपनी आर्थिक ताकत के दम पे ले रहे हैं कि भाई तुम सेलर हो, विक्रेता हो, तुमने सामान बनाया, हम बायर हैं, क्रेता है, हम खरीद रहे हैं। सेलर और बायर का संबंध है हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ और रशिया के साथ और इनफैक्ट चाइना के साथ। ठीक है, हम तुम्हारे साथ घाटे में हैं, हर देश घाटे में होता है। तो हमने खरीदने की क्षमता पैदा करी, जिसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता। हमने ब्रिटेन, जिसने तुम्हारा भी शोषण किया, हमारा भी, आज उसको पिछाड़ करके हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जल्द ही हम जापान और जर्मनी को पछाड़ करके तीसरी बनने वाले। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी की सोच विजनरी थी। उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जो आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी विदेश नीति का एक अनिवार्य अंग है, जिसे हम नैम 2.0 कहते हैं। तो पाकिस्तान असफल राष्ट्र बना, यहां पर भी उससे गलती हुई। ठीक है, शुरू में लाभ, लेकिन बाद में तुम तो एक के होके रह गए। जब भारत ने बांग्लादेश वाला सिस्टम, यानी पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान पर अटैक करके बांग्लादेश का निर्माण किया, तो अमेरिका तो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया था, लेकिन रशिया भी तो इंडिया के सपोर्ट में आया। परिणाम क्या हुआ? क्या अमेरिका विभाजन रुकवा पाया? क्या बांग्लादेश बनने से अमेरिका रोक पाया? आप मुझे बताएं। और भारत ने तो बांग्लादेश अलग करा दिया। कैसे कर पाया? आपने पश्चिम का सपोर्ट लिया, लेकिन भारत ने अपनी ताकत के दम पे, उस समय क्या था 1971 में, 1966 में तो हरित क्रांति हुई, उसके पहले तो अब शिप टू माउथ थे। अमेरिका से आने वाले गेहूं की तरफ देखते थे कि वहां से गेहूं आएगा तो हमारे लोगों का पेट भरेगा। 1971 में दोस्त, सैल्यूट है इंदिरा जी को। तो ये सब जो डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स हैं, क्यों हुई हैं? क्योंकि जिन्ना साहब अंतरराष्ट्रीय मंच पर थोड़े जाते थे, वो तो वहां जाते भी थे तो एक के काम करते थे। हाँ, हमको अलग चाहिए, हमको अलग कर दीजिए, हम कांग्रेस का साथ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कॉम्पिटिटिव क्षमता नहीं थी। तुम्हारे अंदर वो कॉम्पिटिटिव क्षमता नहीं थी कि तुम नेहरू का, पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का मुकाबला कर पाते एज अ लीडरशिप क्वालिटी, गांधी जी का मुकाबला कर पाते एज अ लीडर। लीडर मीन्स ऑर्गेनाइजर, प्रोग्राम बनाने वाला, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला, लोगों को जोड़ने वाला, समय समय पर संघर्ष विराम संघर्ष करने वाला, स्ट्रेटजी को बदलने वाला। तुम्हारे अंदर था ही नहीं, इसलिए तुम समझ नहीं पाए। और भारतीयों के अंदर था,
वो समझ पाए इसलिए उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट अपनाया। मजा आया। अब आगे बढ़ते 1960 इंडस वाटर ट्रीटी हो गई। ऑब्वियस विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई कि भाई चलो पानी का उपयोग दोनों लोग करो। भारत पूर्वी नदियां रावी ब्यास सतलुज और पाकिस्तान पश्चिमी नदियां सिंधु झेलम चिनाब के पानी का उपयोग करे और विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़े। और भारत इतना प्यारा देश कि भाई करो, ठीक है, हम कोई रोक टोक नहीं करें। 1960 से हम इस संधि का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन यह असफल राष्ट्र हमें आतंकी हमलों से हमारे लोगों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे लोगों का मनोबल कमजोर कर रहा है। कोई भी देश एयर स्ट्राइक, आर्मी स्ट्राइक क्यों करता बेटा? क्योंकि आत्मबल किसी भी देश के नागरिक का अगर कमजोर हो जाए, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए चलेगी, लेकिन अगर उसका मनोबल टूट जाए तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक स्थिति कितनी भी मजबूत हो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। तो जब तुम बार बार परेशान करोगे तो इंडस वाटर ट्रीटी हम कहेंगे कि हम भले विश्व बैंक विश्व में एक पार्टनर है, लेकिन अब हम इसका अंश नहीं है। अब हम इंडस संधि को नहीं मानेंगे और अपने ढंग से इस पानी का उपयोग करेंगे और तुमको पानी के लिए तरसा देंगे। समय लगेगा बांध बनाने में, लेकिन भारत ने अभी मुंबई में क्या खूबसूरत बांध बना दिया समुद्र के ऊपर, तो तुम क्या चीज हो। कश्मीर में हमने रेलवे लाइन चला दी, तो कितना टाइम लगेगा इन नदियों पर बांध बनाने में? 10-15 साल, 10-20 साल। फिर क्या करोगे? तो इंडस वाटर ट्रीटी भी भारत ने अभी तक अनुपालित किया। यह है भारत की खूबसूरती, जो चाहता है पाकिस्तान भी सुंदर हो, पाकिस्तान के नागरिकों से हम सब प्यार करते हैं। कभी आपने सुना हमारे किसी राष्ट्र नेता ने पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर टिप्पणी की? वहां के राजनेता हमारे ऊपर टिप्पणी कर देते। इंडस वाटर ट्रीटी मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता 1965 सेकेंड इंडो पाक वार, और यहीं से जय जवान जय किसान। पाकिस्तान ने फिर वही कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया, ठीक है, और यहां पर मुंह की खाई। सोचिए उस समय भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान भी अब एयर स्ट्राइक करेगा और आर्मी, क्योंकि इंडिया में आतंकी है नहीं, तो सब मतलब आतंकी नहीं और आतंकियों के स्टेशन नहीं है, तो अमेरिका और सॉरी पाकिस्तान अटैक करेगा किस पर? आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर या ऐसे कई जगहों पर बदला लेगा। यार मेरे भाई, अगर उसने लिया उसको नुकसान होगा, इसलिए नहीं कह रहा हूं। अभी मैं किसी एक बड़े टीचर का वीडियो किसी बच्चे ने भेजा, वो कह रहे थे कि चाइना से लड़ के दिखाओ। पता नहीं ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा मुझे तकलीफ हुआ यार, कितने बड़े बड़े टीचर हैं, वो कैसे मतलब वो पूरा मौकरी कर रहे हैं, जैसे मतलब वो थोड़ा उपहास कर रहे हैं कि हमेशा कहते हो पाकिस्तान को रगड़ देंगे, पाकिस्तान को रगड़ देंगे, चाइना को रगड़ के दिखाओ। चाइना को कुछ नहीं उगाड़ सकते, इसलिए कहते हो कि समझौते कर लेंगे, समझौते कर लेंगे। बड़ा दुख होता है यार। किसी को मैंने कहते हुए सुना, अब एक वो बात याद आ गई, रील्स में है वो बात। यार 1965 में हमारे पास कुछ नहीं था। क्या आज आपको लगता है कि अगर चाइना अटैक करेगा, ध्यान से समझिएगा, क्या अगर चाइना आज अटैक करेगा तो हम चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? केवल उसने ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बना लिए हैं, ट्रेनें बना ली हैं, ये बना लिया, वो बना लिया है, तो क्या चाइना अब ऐसा हो गया कि हमारे ऊपर अटैक करेगा और हम वैसे 1962 वाली स्थिति में रहेंगे? आप विचार कीजिए, लड़ेंगे, उनकी सेना ताकतवर है, अमेरिका के बाद नंबर 2 पे है, हम मान सकते, लेकिन हम भी चौथी पोजीशन पे बैठे हुए, 5वीं पोजीशन पे बैठे हुए। तब 1962 वाली स्थिति भारत की नहीं है। उस समय हम खाने के लिए भी तरस रहे थे और हम अच्छा कर रहे हैं, 5वीं इकोनॉमी बने। तो ये कहना कि चाइना क्या कर लेगा, चाइना क्या कर लेगा, ये चाइना से लड़ो तो देखो, अरे आवश्यकता पड़ेगी चाइना से भी लड़ेंगे यार। औरंगजेब के पास इतना सामर्थ्य था, शिवाजी लड़े ना, राजा बने ना, तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम लड़ नहीं सकते, हम उससे भी लड़ेंगे, लेकिन आवश्यकता क्या युद्ध की, ये कहना ही नहीं चाहिए था। मेरे जैसे अध्यापक, या मैं तो मान लीजिए बहुत छोटा हूं, जो सीनियर्स, किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि जो है चाइना से लड़ के देखो हिल जाओगे। क्यों लड़े हम? क्या हम पाकिस्तान से लड़ने गए थे? आप मुझे बताओ, क्या पाकिस्तान से हम लड़ने गए थे? कमेंट कीजिए। आप मुझे बताइए, क्या भारत पाकिस्तान से लड़ने गया था 1965 में? हम
मतलब मैंने ये स्टेटमेंट, मेरा दिमाग उड़ा कि यार हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से तो हम कहते हैं कि इनको पटक देंगे, रगड़ देंगे, मटक देंगे, बट चाइना से लड़के दिखाओ। पहली बात तो भारत कहीं भी लड़ने नहीं गया है मेरे दोस्त। 1965 में भी पहले वो लड़ा, 1947 में भी आजादी के बाद पहले वो लड़ा। हमने तो अपनी रक्षा की है और हम चाइना से भी लड़ने नहीं गए। उसने हम पर अटैक किया, हम कमजोर थे, हम मान सकते हैं, हम समझ नहीं पाए। अगर 1959 में ही नेफा में जो हो एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, अगर वो हमारी इंटेलिजेंस की थोड़ी फेलियर ना हुई होती तो 1962 के युद्ध में हम हारते नहीं। चूंकि हमें युद्ध में अचानक जाना पड़ा, 1959 में ही अगर हम युद्ध में चले गए होते तो चाइना की भी बैंड बजती, आप ये मान के चलिए। लेकिन इतिहास किताबें जो लिखी गई, कितने रिसर्च के बाद लिखी गई हैं, 1959 से ही चाइना वहां पंचशील समझौता करके और फिर हमारे ऊपर क्या कर रहा था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हम समझ नहीं पाए। इंटेलिजेंस हमारा फेल रहा, हमें तुरंत मैदान में कूदना पड़ा। और तुरंत आप मैदान में कूदेंगे बिना तैयारी के तो क्या आप युद्ध जीत पाएंगे? एक आदमी जो 3 साल से तैयारी कर रहा है और आप पहले अटेम्प्ट में तैयारी कर रहे हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस में, उसकी परफॉर्मेंस में, प्रीलिम्स या मेंस में, इंटरव्यू में उत्तर नहीं पड़ेगा? अगर आप अमेरिका नहीं है, आईआईटीएन कोई टॉप स्टूडेंट आप नहीं है, अमेरिका है तब तो वो एक महीने के अंदर आपको रगड़ के रख देगा। आईआईटीएन है तो 1 साल में, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, टॉपर रहा हो हमेशा। लेकिन क्या कर पाएंगे? तो 1962 के युद्ध पर भी गलत लिखा हुआ, भारत पराजित नहीं हुआ है, भारत धोखे से कमजोर किया गया। हम पराजित बिल्कुल नहीं 1962 में। 1959 से 62 तक आप हमारे खिलाफ 3 वर्ष तक तैयारी होती रही और हम जो जस्ट आजाद हुए थे और तुरंत हमें एक युद्ध का सामना करना पड़ा, और वो भी हम लड़ने नहीं गए। तो भारत ऐसा खूबसूरत देश कैसे कह सकते हो कि चीन को हम चीन से लड़के दिखाए? हम चीन से भी लड़ने नहीं गए थे, ना हम पाकिस्तान से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकेंड वॉर किए, ना ही हम तीसरा वार पाकिस्तान से किए। उसी ने परेशान किया, आतंकी गतिविधियां शुरू हो गई थी, बांग्लादेश मूवमेंट बढ़ गया था। फिर उसके बाद 19 सोचिए क्या खूबसूरत देश है यार, रगड़ के रख दिया। 1971 में चाहता तो सारी जमीन पर कब्जा कर लेता। जैसा आज लोग कहते हैं ना कि चाइना ने भारत कितनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसको छीन के दिखाओ। समय आएगा उसको भी छीन के दिखाएंगे। जो लोग कहते हैं कि चाइना ने भारत को रगड़ दिया है, उनको यह याद रखना चाहिए कि जापान ने 2 बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चीन को रगड़ दिया है। और आज चाइना इतनी बड़ी महाशक्ति है, चाइना जा करके जापान को हराए, चाइना जाए जापान को रगड़ दे। जो लोग कहते हैं ना भारत, मुझे बहुत तकलीफ होती है ऐसे स्टेटमेंट से, लेकिन चूंकि मेरी आदत है शांत ढंग से अध्ययन अध्यापन करने की, अदरवाइज एनालिसिस का कीड़ा मेरे अंदर बहुत बुरी तरीके से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग तर्क कीजिए, क्या इस बात में दम है कि अगर आप कहते हैं कि चाइना से लड़के दिखाओ तो पहला उत्तर भारत लड़ता नहीं है, और चाइना से ही कहो कि जाके पाकिस्तान को, अरे सॉरी, जापान को हरा के दिखाए। जापान ने 2 बार रगड़ा है, 2 टाइम्स चाइना को हराया हुआ है इतिहास में। इसका क्या मतलब होता है? युद्ध परस्त देश नहीं है, युद्ध से भारत की रोटी नहीं चलती। भारत की रोटी चलती है प्यार से, शांति से, दूसरों को देने से। आज संपूर्ण विश्व की जितनी बड़ी कंपनियां, सबके सीईओ हमारे हैं। आप कह लो कि वो आपके देश में रह रहे हैं, हमारे लिए इंडियन डायस्पोरा है, लेकिन पढ़े यहीं के आईटी आईएम या यहीं के 10th और 12th के स्कूलों से। हमारे गुरुओं की देन है वो, और हमारे गुरुओं की देन है विरासत, चाहे चिकित्सा हो चाहे कुछ और। तो इसलिए भारत चाइना से डरता नहीं है, भारत किसी से नहीं डरता। इतनी प्रिसीजन अटैक, और क्या दिक्कत है, साला उतर पड़ेंगे हम सभी लोग। 140, बाप रे बाप, इतनी बड़ी आबादी, 1 अरब 40 करोड़, जिसमें से 60 करोड़ युवा पैदल ही निकल पड़ेंगे। अगर अस्तित्व पर संकट आएगा तो पैदल ही निकल पड़ेंगे। तो इसलिए ये कहना कि भारत पाकिस्तान हमें चाइना से लड़के दिखाए, बिल्कुल लड़ेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी उनसे भी लड़ेंगे, लेकिन हमारी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत कहीं पर भी युद्ध नहीं कर रहा और जीत गया। क्या मोहब्बत वाला देश हमारा यार, कितना बढ़िया देश है। हम जीत गए, बांग्लादेश बन गया, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमीन
कराची तक की हमने लपेट ली और उसके बाद हमने शिमला एग्रीमेंट किया। सैल्यूट है इंदिरा जी को, भारत की विदेश नीति को, उनकी एक भी जमीन हमने नहीं ली। जो एलओसी पहले कश्मीर युद्ध के बाद बनी थी, उसी एलओसी को हमने अपनी एलओसी माना। कुछ इतिहासकार कहते हैं गलत हुआ, इनको ले लेना था, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं, नहीं लेना था। किसी को हरा करके उसकी जमीन पर कब्जा करने से अच्छा है हरा करके उसकी जमीन उसको दान कर देना। ऐसा हमारे इस महान मुल्क ने किया है, शिमला एग्रीमेंट। फिर इसके बाद आते हैं 1987, एक और ऑपरेशन ब्रास टैक्स। पाकिस्तानी सीमा के पास भारतीय सेना ने बड़ा अभ्यास किया। ऐसा लग रहा था कि पूर्ण युद्ध हो जाएगा, लेकिन डिप्लोमेसी के स्तर पर चीजें सॉल्व हो गई। 1998 न्यूक्लियर टेस्ट यानी दूसरा किया गया। पहला का जिक्र मैंने नहीं किया क्योंकि उसके बाद कोई युद्ध वगैरह हुआ नहीं। 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान ने भी तुरंत किया, दोनों न्यूक्लियर राष्ट्र हो गए। और कहा गया कि अब दोनों न्यूक्लियर राष्ट्र हो गए तो एक थ्योरी है न्यूक्लियर डिटरेंस, नाभिकीय भयादोहन, यानी कि भैया तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी है, तो अब हम दोनों डरेंगे एक दूसरे से युद्ध करते हुए। लेकिन पाकिस्तान के सर में तो खुजली है, गंदी वाली। कौन सी खुजली? दूसरों को परेशान करने थी। क्यों? क्योंकि असफल राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि वहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का शासन नहीं है। किसका शासन है? आईएसआई का, सेना का, आतंकवाद और कट्टरपंथ का। अब न्यूक्लियर होने के बाद भी उन्होंने भारत को परेशान करना शुरू किया, हमारे ऊपर चढ़ आए। क्या हमने युद्ध किया? क्या विश्व जनमत जानता नहीं? क्या इंडियन डायस्पोरा ये जानता नहीं? अगर इंडियन डायस्पोरा संपूर्ण विश्व में ताकतवर है तो ये डायस्पोरा विदेश नीति में दबाव, प्रेशर ग्रुप की भूमिका निभाते हैं। तो क्या विश्व के विभिन्न देशों की विदेश नीति जब बनती है तो क्या भारत का पक्ष वहां लोग तार्किक रूप से रखते नहीं? यार ये देश तो कभी अटैक करता ही नहीं। कारगिल क्या हमने किया? उन्होंने किया, हमने जवाब का रगड़ दिया उनको, तो कारगिल वार हुआ मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, यानी भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर अटैक कर दिया। फिर भी भारत चुप रहा मेरे दोस्त। और फिर उसके बाद इतना होने के बाद भी मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया, सीमा पर भारी सैन्य जमवाड़ा, लेकिन युद्ध रुका। 2004 में फिर हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यानी आपस में विश्वास निर्माण के उपाय शुरू किए, बातचीत शुरू की, और उसके तहत दिल्ली लाहौर बस यात्रा शुरू हो गई, समझौता एक्सप्रेस। यानी तुमने हमें घाव दिया तब भी हम तुम्हें प्रेम दे रहे हैं। इससे बड़ा देश क्या हो सकता है यार? हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान से बेहतर देश तो मिल ही नहीं सकता। इस मिट्टी से बड़ी कोई मिट्टी नहीं है। अगर आप प्राचीन काल से आज तक की यात्रा देखें, देख रहे हैं आप, हमें मार रहा और हम कह रहे हैं कि गांधी जी कोई एक गाल मारे, एक थप्पड़ एक गाल पे तो दूसरा भी आगे कर दो। हमने कहा भाई देखो हम तुम्हें प्यार दे रहे हैं, विचार कीजिए। 2008 में फिर देखिए मुंबई टेरर अटैक, और वो गंदगी पे गंदी किए पड़ा। लश्कर तैयबा 170 से ज्यादा देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप 2016 उरी अटैक, और उसके बाद भारत ने कहा अब बस। और सर्जिकल स्ट्राइक, उरी स्ट्राइक के बाद आप सबको पता ही है 2019, लेकिन फिर नहीं माना, पुलवामा अटैक, और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। यानी भारत ने एयर स्ट्राइक की झड़ी लगा दी है। पहली एयर स्ट्राइक, दूसरी एयर स्ट्राइक मेरे प्यारे बच्चों। फिर पुलवामा अटैक एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक हो ही गया। अब फिर उसके बाद आता है 2019 में आर्टिकल 370 हमने हटाया। ये हमारा आंतरिक मामला है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था थी कि हम ऐसा कर सकते हैं, अब हमने हटाया। खुजली उनको स्टार्ट हुई 370। क्यों हुई भाई तुमको? ठीक है, 2021 में जो है भारत पाकिस्तान ने एलओसी पर कहा कि हम कोई युद्ध वगैरह की स्थिति नहीं पैदा होने देंगे, और 2003 में जो समझौता हुआ था उसी के आधार पर शांति बनाए रखी। शांति आई, लेकिन फिर 2025 में पहलगाम टेररिस्ट अटैक, जिसके बारे में आप लोगों को मैं विस्तार से लेक्चर कर चुका हूं। कम से कम 28 नागरिक मारे गए, और बहुत ही दयनीय। और ऑपरेशन सिंदूर का संबंध इसी से, क्योंकि उन्होंने उनके पतियों को मारा, स्त्रियों को छोड़ा, उनका सिंदूर उड़ाया। तो यह जो अटैक है, एयर स्ट्राइक है,
और जो बड़े लेवल पर आगे होगी, अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया, करेगा वो, चूंकि उसको भी अपने नागरिकों को दिखाना है, तो करो, लेकिन उसके बाद बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि आपने इंडिया के इमोशन को छेड़ा है, बहुत इमोशन उसने बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं कर सकता। और अब भारत ने एयर यानी आर्मी तरीके प्लस डिप्लोमेटिक तरीके दोनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको पता होगा, अभी मैं जब यह लेक्चर लेने आया उस समय विदेश मंत्री जी तब तक अब जितने भी बड़े राष्ट्र हैं उन सभी के राजदूतों से बातचीत कर चुके हैं इंडिया में, जो एम्बेसीज में रहते हैं। यानी हम अपनी बात रख रहे हैं और वही तर्क कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं, किसी भी देश के नागरिक और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमने चुनौती नहीं दी है। लेकिन ये जो हुआ है, जो हमारे इमोशन के साथ खेला गया है, जिसने खेला उसको हम तड़ पाएंगे। और अजहर मसूद का जो स्टेटमेंट आया है कि इससे अच्छा होता कि मैं ही मर जाता, जब उसने अपनों को खोया है, देन उसे समझ में आया इस बात की गहराई कि तुम जो करते हो उससे कितने परिवार तबाह हो जाते हैं। जीवन जब तुम देने वाले नहीं हो तो लेने का हक तुम्हें कोई नहीं है। यही न्याय का बेसिक प्रिंसिपल है प्राचीन काल से आज तक। लेकिन इस न्याय के सिद्धांत को, जिसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं, ये आतंकी समझते नहीं है। जब अपनों पे बीता, देन रोना आया। उन 28 परिवारों के बारे में याद करिए, उन पत्नियों को याद करिए। डेथ होना कोई बड़ी बात नहीं है, डेथ किसी की भी हो सकती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन या किसी भी जीव का जीवन एक समय काल के लिए होता है। अनिश्चितता भी होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो जीवन में रहना और जीवन से जाना एक प्रक्रिया है। किसी के भी इसमें से हस्बैंड किसी और बीमारी से, किसी अन्य समस्या से भी मर सकते थे अगर उनकी आयु उतनी होगी। लेकिन आपने उनकी आंखों के सामने उनको गोली मारी, क्या उनके जीव, वो तो चले गए जिनको आपने मारा, लेकिन वो जो आपने स्मृति दी है, जो आपने गोली मारी है, बाप रे बाप, कैसे वो सोएंगे, वो जिस मेंटल ट्रॉमा में होंगे, कैसे उठेंगे। उनकी दूसरी शादियां हो जाएंगी, जीवन आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद भी अगर होती हैं तो उसके बाद भी वो जो आपने ऐसे मारा है, विचार कीजिए। आपने 28 परिवार, कहा जाता है ना 28 नागरिक, आप 28 नागरिक नहीं मार। हर एक परिवार को अगर न्यूक्लियर फैमिली माने तो लगभग 5 से 6 मेंबर होते हैं, उनके आसपास के पड़ोस होते हैं। यानी आप एक व्यक्ति को अगर मारते हैं तो ना जाने कितने परिवारों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को आप झंझोर के रख देते हैं। ये आतंकी बंधु कब समझेंगे? बंधु इसलिए कह रहा हूं कि समझिए, आप सब, आप लोगों के दिमाग को वॉश आउट किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। गरीबी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि परिवार को संभालने के लिए आप लोगों को मारे। गरीबी है तो हम मजदूरी कर सकते हैं, गरीबी है हम मेहनत कर सकते हैं, दुनिया में काम है। और हर व्यक्ति की कोई न कोई पीढ़ी गरीब रही होगी। मुकेश अंबानी जी के फादर भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे। यह 100% ट्रुथ है। तो याद रखें, हर एक फैमिली में कोई एक गरीब रहा था, लेकिन उसने आपकी तरह हथियार ना उठा करके दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने काम किया, दूसरों की लाइफ इजी की, और लाइफ इजी की तो उन्हीं से पैसे कमा लिया। अब आज आप मुकेश अंबानी को गाली दें या रतन टाटा जी को, खैर उनको तो कोई कुछ कहता नहीं है, बट किसी भी उद्योगपति को, लेकिन आप जियो उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के बच्चे की शादी में पैसा खर्चा हुआ, या उनके बच्चों के लिए जो थोड़े हेल्दी हैं अंबानी साहब, उनके लिए मैं कभी कभी शॉर्ट्स आ जाता है, देखता हूं कितने कमेंट लिखे, चाहे कोई भी लिखे, मुझे लगता है तो बाहर वाले, इंडिया का तो कोई लिख नहीं सकता, ये बाहर वाले, चूंकि यूट्यूब पर तो सबकी एक्सेस है, तो आप उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल उन्हीं का जियो करते हैं। लिखते समय हाथ कांपना चाहिए। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, क्या पूंजीवाद के साथ समावेशी विकास संभव है? जी हां, बगैर पूंजी के समावेशी विकास संभव ही नहीं है। ये लिख लीजिए आप। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 4 नेता भले कहते साम्यवाद, समाजवाद, लेकिन बगैर पूंजीवाद के ना साम्यवाद चल सकेगा ना समाजवाद चल सकेगा। उसके पीछे रीजन है, अगर पूंजी नहीं है तो 4 फैक्टर में से एक फैक्टर ही नहीं, आप पैदा क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों,
आप देख सकते हैं ये सारी, तो ये सारी बातें। और फिर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, और अब मैं स्टेटमेंट बाय फॉरेन सेक्रेटरी, यानी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं वो आपके सामने पढ़ता हूं। इसको आप याद करिएगा, क्योंकि अब आगे से पाकिस्तान पर कोई भी चर्चा हम इसी के आलोक में करेंगे, क्योंकि कल से एडिटोरियल इस पर खूब आएंगे दबा करके, ये आपको रटना है। अब यहां पर यूपीएससी वाले बच्चों के लिए ही क्लास हो गई, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी और पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर एक क्रूर हमला किया था। उन्होंने नेपाल के एक नागरिक सहित 26 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें मुंबई में 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद भारत में आतंकवादी हमले में सबसे अधिक नागरिक हताहत हुए। ये कौन कह रहा? फॉरेन सेक्रेटरी साहब। पहलगाम में हुए हमले में बहुत ही बर्बरता बरती गई, जिसमें ज्यादातर पीड़ितों को नजदीक से सिर पर गोली मारकर और उनके परिवारों के सामने मारा गया। हत्या के तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्हें यह संदेश क्या करना चाहिए, यानी वापस अपने प्रधानमंत्री को सुनाना चाहिए। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। विशेष रूप से यह अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार पर्यटन को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया था। पिछले साल घाटी में रिकॉर्ड 23 मिलियन पर्यटक आए थे। संभवतः गणना यह थी कि केंद्र शासित प्रदेश में विकास और वृद्धि को नुकसान पहुंचाने से इसे पिछड़ा बनाए रखने में मदद मिलेगी और पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को जारी रखने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हो पाएगी, यानी पूरा रीजन कश्मीर की इकोनॉमी को कमजोर करना। हमले का तरीका जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में सांप्रदायिक विवाद को भड़काने के उद्देश्य से था। यह सरकार और भारत के लोगों के लिए श्रेय की बात है कि इन साजिशों को नाकाम कर दिया गया। खुद को द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहने वाले एक समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी समूह लश्कर तैयबा का मुखौटा है। उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में टीआरएफ के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए एक कबर के रूप में इसकी भूमिका को सामने लाया गया था। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने निगरानी टीम को लश्कर और जैसे मोहम्मद के बारे में जानकारी दी थी, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकी समूहों के माध्यम से काम कर रहे हैं। 25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भों को हटाने के लिए पाकिस्तान का दबाव इस संबंध में उल्लेखनीय। पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से आतंकवादियों के संचार के बारे में पता चला है। द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा के जाने माने सोशल मीडिया हैंडल द्वारा उन्हें फिर से पोस्ट करना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर हमलावरों की पहचान के साथ साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास उपलब्ध अन्य जानकारी भी आगे बढ़ी है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने इस टीम के योजनाकारों और समर्थकों की सटीक तस्वीर तैयार की। इस हमले की विशेषताएं भारत में सीमा पार से आतंक फैलाने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी, जो मैंने आपको बताया कि भाई लंबे समय से कर रहा हूं, अब तुमको रोकेंगे, जो अच्छी तरह से प्रलेखित और सवाल से परे। पाकिस्तान की एक अच्छी प्रतिष्ठा भी है कि वह दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी दंड से बचकर रहते हैं। जैसे आप सबको पता है पाकिस्तान ने एबटाबाद में किसको मारा। इसके अलावा पाकिस्तान इस मुद्दे पर जानबूझकर दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ को गुमराह करने के लिए जाना जाता है। साजिद मीर मामला, जिसमें इस आतंकवादी को मृत घोषित कर दिया गया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जवाब में उसे वापस जिंदा किया गया और जिंदा पाया गया और गिरफ्तार किया गया। यानी आप देख सकते हैं साजिद मीर को। पहलगाम में हुए ताजा हमले ने जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य हिस्सों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत से संबंधित प्रारंभिक उपायों के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप सभी 23 अप्रैल को घोषित किए गए निर्णयों से अवगत हैं। हालांकि यह जरूरी समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान की ओर से अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा गया। यानी भारत ने एक हफ्ता इंतजार किया एक अच्छे राष्ट्र की तरह कि सामने वाला एक जिम्मेदार राष्ट्र है, वह कुछ कदम उठाएगा, लेकिन वह असफल राष्ट्र है, उसने कोई कदम नहीं उठाया। ये मेरी पंक्ति है। इसके बजाय वह केवल इनकार और आरोप लगाने में ही लगा हुआ। पाकिस्तान स्थित आतंकी मॉड्यूल की हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया कि भारत के खिलाफ और हमले होने वाले, इसलिए रोकने होंगे हमें इस प्रकार के हमले। जैसा कि आप जानते होंगे, आज सुबह भारत ने सीमा पार से होने वाले हमलों का जवाब
देने और उन्हें रोकने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। ये कार्रवाइयां मापी गई गैर बढ़ा, मतलब सिंपल है, जिम्मेदार थी और हमने केवल आतंकवादी ढांचों को नष्ट करने के लिए यह किया है और हम किसी भी प्रकार से वहां मिलिट्री या सैन्य एस्टेब्लिशमेंट को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साइट्स टारगेटेड इन ऑपरेशन सिंदूर, कौन कौन सी साइट्स टारगेटेड है, इसको भी प्रीलिम्स के लिए जरूर आप लोगों को याद रखना, खासकर स्टेट पीसीएस में। मरकज सुबहान अल्लाह, मरकज तैयबा, आप इनको एक एक का नाम याद कर लेंगे जिससे कि चीजें आपके लिए, तो मरकज सुबहान अल्लाह, मरकज तैयबा, सरजल, महमूना जोया सियालकोट में है, मस्जिद अहले हदीद, मस्जिद अब्बास, मस्कर रहील साहिद, सवाई नाला कैंप और साइडाना बिलाल कैंप आप देख सकते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। और हम सब भारत के नागरिक इस बात की शपथ लेते हैं कि जो भी जिम्मेदारी हमें मिले उसको हम अच्छे से निर्वहन करें। तो अलग से आपको देश के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने देश को समर्थ और ताकतवर बना पाएंगे। मिलते हैं कल अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।